आशीर्वाद हमें प्राप्त ना होता। मेरे ख्याल में आज हमारे साथ जितने भी बंदे जुड़ रहे हैं, मैं जितने सभी ब्रांचेस के 24 की 24 ब्रांचेस के चेयरमैन आज हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित हैं और काफी ज्वाइन भी कर चुके हैं। जैसे जितेंद्र चावला जी, हालांकि मैं मोबाइल से हूँ, मोबाइल से मेरे को सबके नाम नजर नहीं आ रहे। जितेंद्र चावला जी, जितेंद्र बांसल जी और अमित जी और और बरनाला से प्रदीप जी, ये 4 तो मैंने देख लिए थे। उसके बाद भी हमारे साथ ब्रांचेस के चेयरमैन जुड़े होंगे, तो मैं सबका अभिवादन करता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में जो आज हमने गुरु पूर्णिमा पे गुरुओं को नमन करने के लिए वॉइस ऑफ सीए की तरफ से सुबह ही प्लान किया है, और इस प्रोग्राम से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इन दोनों गुरुओं के साथ, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के गुरु हैं। वो ये शुरुआत है कि आज हमारा ये टॉपिक है कि आए अपनी समस्याओं का समाधान करें, क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। और इस सीरीज को अब हम लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। इसकी पीरियोडिसिटी जैसे भी होगी, मंथली होगी या बाई मंथली होगी, वो हम अकॉर्डिंगली अनाउंस करेंगे। इसमें हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने 1000 रजिस्ट्रेशन करनी है, 500 रजिस्ट्रेशन करनी है या 200 रजिस्ट्रेशन करनी है। चाहे हमारे 10 बंदे आए, लेकिन जो 10 आएंगे या 100 आएंगे, उस दिन को वो अपनी समस्याओं का समाधान करा के जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि हमें भी गुरुजी को कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए बार बार तंग करना पड़ता है फोन पे। गुरुजी भी बिजी होते हैं, और सेमिनार्स में हम डेलिब्रेशन में अपनी नॉलेज अपग्रेड तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कई बार समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि ड्यू टू टाइम लिमिटेशन की लास्ट में टाइम नहीं बचता। आज ये एक नई शुरुआत है वॉइस ऑफ सीए की तरफ से कि हम आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेंगे। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछने हैं वो अपना काइंडली हैंड रेज करें, उनको म्यूट कर देंगे, हम अनम्यूट कर देंगे, और वो अपना क्वेश्चन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि गिरीश उज्जा जी ने थोड़ा जल्दी जाना है, तो पहले गिरीश उज्जा जी के इनकम टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन, देन फिर अशोक बत्रा जी के क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली गुरु जी को हमने चार्ज देना है। संजय जी को कहूंगा कि 1 मिनट के लिए संबोधन करें और फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करें। बिफोर संजय जी स्टार्ट, आई वांट टू से वन थिंग। 1 मिनट संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ आज तो क्वेश्चन आंसर हम ले रहे हैं लाइव, बट जो आगे के प्रोग्राम होंगे उसमें अगर क्वेश्चन पहले भेज दिए जाएं तो उनके आंसर सेटिस्फैक्टरली मिल सकते हैं। आदमी कितना भी एक्सपर्ट हो, यू हैव टू रेफर टू द बुक और द रूल्स समटाइम्स। मैं एक बत्रा जी, एक मेरे को दिमाग में अभी ताजी आई है जी। कुछ इनकम टैक्स के ऐसे इश्यूज हैं जिसमें जीएसटी लग जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। इनकम टैक्स में हम तो बातें करते हैं कि भैया ये देखो, जरा अगर आपको कोई पैसा दिया, फोरफिट कर लिया या क्या उसने फोरगो कर दिया, तो वहां पर जीएसटी का ऐसे कुछ इशू आप निकाले, क्योंकि आपको इनकम टैक्स भी आता है, मुझे जीएसटी ज्यादा नहीं आता है। तो वो इशू लोगों को पता लगने चाहिए कि इनकम टैक्स जीएसटी के जहां हमें लगता है कि जहां हमें पता ही नहीं है कि वहां पर लग सकता है जीएसटी, वो हमने कुछ इशू हमने आइडेंटिफाई किए भी हुए हैं, वो भी इशू को एड्रेस करेंगे। पर मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन हो उसमें क्वेश्चन पहले पहुंच जाए अगर एक्सपर्ट के पास, तो उसके आंसर ज्यादा डिटेल्ड में विद सपोर्टिव केस लॉ मिल सकता है। आपकी जितनी भी मर्जी मेमोरी शार्ट हो, मैं गिरीश जी का तो मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको केस लॉ रेफर करने के लिए आपको कोई बुक्स को रेफर करना पड़ता है। सो क्वेश्चंस इन एडवांस आर मोस्ट वेलकम। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और सॉरी, वो क्वेश्चन ज्यादा लेने चाहिए जो पब्लिक या मेंबर एट लार्ज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक क्वेरी को शायद हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10 पेज की कोई क्वेरी डाल दें तो वो भी नहीं हो पाएगा। वो एट लार्ज है, जनरल क्वेरीज हैं, उनको हम पहले लेंगे, ये हमारा एंडेवर रहेगा। तो एक और है संजय जी, सर एक और है कि मतलब ना काइंडली एक पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन ही पूछे, अगर बाद में टाइम बचेगा तब सेकंड क्वेश्चन पूछें, क्योंकि सबको टाइम मिल सके। कंट्रोल रूम इस बात का आप ध्यान रखें, एक सबको म्यूट कर दें, जो अनम्यूट जो क्वेश्चन पूछेगा हैंड रेज करेगा, या पैनलिस्ट, क्योंकि आज ज्यादा है सब लोगों को पैनलिस्ट बना दिया है, तो अपने क्वेश्चन पूछ दें। अगर कहीं गुरुजी कोई या बत्रा जी को कोई भी अपना किसी और को लेना होगा तो वो जैसे चाहें। तो विद दिस first of all, may I request Dr. Girish Ahuja ji
to say few words for the starting of this new initiative of Voice of CA of taking the query. Sir, आप कुछ शब्द बोलें, फिर मैं बैलेंस आपका शुरू करूंगा. Good evening to everyone. Fellow speaker, of course, a very good. I mean, he had been my student also, और indirect test के expert है. तो मैंने जब शुरू में मैंने जब बत्रा जी से बात करी थी, हम इकट्ठे जब लेक्चर देना करते थे, तो बत्रा जी को मैंने एक चीज सजेस्ट करी थी और बत्रा जी ने उसको बिल्कुल माना, और मानकर आज उनका नाम कहाँ पहुंच गया ये सबको पता है. मैंने बत्रा जी को कहा था कि आपके पास क्वेरीज बहुत आएंगी और क्वेरीज का अगर आप जवाब टेलीफोन पे दे देंगे और वो उनको बता देंगे तो सीए जो होता है बहुत सेटिस्फाइड होता है. ठीक है, आपकी हमारा कमर्शियल काम है, कुछ है, हम भी रोजी रोटी खानी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का दे दें. क्योंकि हमने पहले कोई 2-4 नाम बहुत मशहूर थे जो मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो हमेशा कहते थे पहले फीस जमा करा दो फिर मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं नाम नहीं लूंगा. अब एक और ऐसा पैदा भी हुआ है जो पहले कहता है कि क्वेश्चन पूछना तो मेरे पास टाइम नहीं है, फीस जमा करा दो फिर मैं लूंगा. लेकिन बत्रा जी ने मेरी बात मानी और बत्रा जी ने बिना कई बार नाम पूछे भी सब क्वेश्चन के जवाब देते रहे. और मुझे लोगों ने बहुत कहा कि बत्रा जी डाउन टू अर्थ और एक एक चीज का बड़े प्यार से समझाते हैं और हमें समझ में आता है. ये चीज आदमी के साथ में क्रेडिट जाता है. पैसा ऊपर देने वाला है वो देता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर देने वाला पैसा बहुत है. लेकिन हमारा ये पैटर्निटीज का हमारा एक वो बनता है कि हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें, जरूर करें. और बत्रा जी करते, बिल्कुल करते. ये प्लेटफॉर्म की नॉलेज शेयर करना अलग है. एक इंडिविजुअल आदमी की क्वेरी जब वो ले लेते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल आदमी इतना खुश होता है, वो बताता है कि बत्रा जी डाउन टू अर्थ है और पूरी की पूरी बातें हमारी सुन लेते हैं. और कहीं भी मैं तो फिर भी उनके ऊपर डांट देता हूँ, कहते डांटते भी नहीं, मैं तो डांट देता हूँ. कभी कभी किताब भी देख लिया कर यार, क्या सारी चीजें मेरे से ही पूछ रहा है कि लेक्ट को खोलना तो सीख ले. लेकिन बत्रा जी ये भी नहीं कहते, बत्रा जी ये भी नहीं कहते. वो मुझे बताते हैं सर आप डांट देते हैं लेकिन आपकी डांट हमें अच्छी लगती है. बत्रा जी ने कभी डांटा ही नहीं तो हमें नहीं पता अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी. ये बात इनकी क्रेडिट में जाती है. और आज जो चीज पे पहुंचे हैं, ये सबकी अच्छी अच्छी दुआएं मिलती हैं तो आदमी ऊपर जाता है. और क्या चाहिए हमें जिंदगी में. इस वक्त बत्रा जी को पैसे की कमी थोड़ी है. बत्रा जी को एक इज्जत जो मिली है और वो इज्जत जो मानी जाती है वो एक इसकी कोई कीमत नहीं, इनवैल्यूएबल चीज है वो उसकी. तो मैं इसलिए बार बार इनके बारे में एग्जांपल देता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी जो चीज में परफेक्ट हैं, जिस चीज में आपकी नॉलेज है, शेयर करिए. अरे शेयर करने में कोई घटता नहीं है, शेयर करने में कुछ होता नहीं है कि आप सोचोगे यार मेरा काम ले गया या ले गया. अरे भैया ऊपर वाला है, सब कुछ देख रहा है, वो सबके लिए पाए. तो इसलिए बहुत अच्छा काम किया आपको संजय जी ने, जो आज हम दोनों को बुलाकर ये कहा कि क्वेरीज जो भी होंगी हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं. पर मैं कहूँगा इसकी तो कर ही रहे बत्रा जी की और मेरी साथ में. किसी दिन कंपनी लॉ की क्वेरीज भी लेकर कंपनी लॉ के एक्सपर्ट को बुलाइए, किसी दिन फेमा की क्वेरी लेकर फेमा के एक्सपर्ट को बुलाइए. ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे ना तो एक नॉलेज बढ़ती है और शेयरिंग होती है, हमें भी सीखने को मिलता है. मैं आपको बताऊं, मैं भी हर लेक्चर सुनता हूं. हाँ, जीएसटी में एक लेवल के बाद मेरा दिमाग घूमने लग जाता है क्योंकि मैं जीएसटी का काम नहीं करता. एक सर्टेन लेवल तक तो मेरे समझ में आती है, ऑब्वियसली है. अब ये इंडस्ट्री वाइज जब बत्रा जी बात करेंगे, और इंडस्ट्री वाइज मेरे को कोई उसकी जीएसटी की प्रैक्टिस इंडस्ट्री में करनी नहीं है, तो आज ही मैंने बत्रा जी को क्या रिक्वेस्ट किया, कई ऐसे इशू इनकम टैक्स में रिलेटेड है जिसमें जीएसटी लगता है और हमें पता ही नहीं है उसमें भी जीएसटी है. हम तो सोचते हैं इनकम टैक्स हो गया, बात है जीएसटी का क्या मतलब. तो बत्रा जी ये आप एक ऐसा कुछ एक दिन करें तो हमें बड़ा मजा आएगा, मैं भी सीखूंगा और कुछ चीजें मैं भी शेयर कर सकूंगा तो करूंगा. और मैं आपको वॉइस ऑफ सीए वाले को कह रहा हूं, सर सिर्फ जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, सॉरी जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स नहीं, हर टॉपिक जो हमारे काम का है उसके क्वेश्चन आंसर के आप एक्सपर्ट बुलाकर सीरीज रखिए ताकि सबको एडवांटेज मिले. जीएसटी और ये तो मिलना ही है, ये तो सबका है,
लेकिन कईयों को और क्वेश्चन ना हो, नॉलेज तो बढ़ती है ना, नॉलेज तो बढ़ती है ना, कि पता तो लगता है दुनिया में हो क्या रहा है। अरे एमसीए में इतनी चेंजेस आ जाती हैं, हमें पता नहीं लगता। वो सीएसआर में कोई चेंजेस आई और सीएसआर की चेंजेस आई तो अब हमें उसका पूरा पता नहीं है। हमें किसी को एडवाइस दे रहे हैं, साथ में सीएसआर की चेंजेस का हमें पता नहीं है, तो कितनी एम्बेरसमेंट होती है। तो एक कंपनी लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काम करने में। कंपनी लॉ का है और भी लॉ, उसको भी देखिए तो हमें उससे अच्छा लगेगा। और कभी कभी लेबर लॉज के ऊपर भी जो रोज काम आते हैं ट्रेड इंडस्ट्री में, उसके ऊपर भी कई क्वेश्चन को लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं कहूंगा बहुत अच्छी एफर्ट करने जा रहे हैं संजय जी, और हमारे कर्ता तो है ही कर्ता, वो तो सब कुछ करते सोचते रहते हैं और फटाफट इंप्लीमेंट भी कर देते। सुबह सोचा शाम को इंप्लीमेंट कर दिया कि हमने आज करना ही करना। अच्छा भैया, मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, कहता मैं नहीं जानता, आपको तो करना ही करना है। बत्रा जी को भी यही कहा होगा, वो तो हक से पूछे ही नहीं सर, मौका तो बत्रा जी को उल्ट कहा सर। नहीं, बत्रा जी को फोन किया, बत्रा जी ने उठाया नहीं। मैंने बत्रा जी को बाद में कहा, मैं कहा सर पहले तो पूछने के लिए फोन किया था, बताने के लिए किया था कि आपको रख लिया है, शाम को आ जाओ बस। मौका ही नहीं देते। बड़ी खुशी होती है अगर ये हमारा अपना राइट समझे, हमारे ऊपर राइट समझे, हमें बड़ी खुशी है, कोई बुरा नहीं है। वो कई बार टाइम नहीं होता तो थोड़ी एडजस्टमेंट करने की बात होती है, लेकिन हमें खुशी है कि अगर आप हमें ये टाइम आप लेते हैं कि चलिए बत्रा जी को कहेंगे वो मान ही जाएंगे, मेरे को कहेंगे मैं मान ही जाऊंगा, हमें बड़ी खुशी है। आप हमारे को, आप अपना राइट अपना एक्सरसाइज करिए, जरूर कीजिए, लेकिन औरों को भी सर लाइए। सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूँ, अलग सब्जेक्ट, यहाँ तो 2 सब्जेक्ट के हो गए, लेकिन औरों के सब्जेक्ट को जरूरी लाना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी कई बार कई इश्यूज होते हैं, उसके लिए वो इशू कई टेक्निकल होते हैं सर। कई चीजें मैं बता सकता हूँ, कई चीजें प्योर इंटरनेशनल टैक्सेशन की हो सकता है मैं ना बता सकता, क्योंकि प्रैक्टिस वाला ज्यादा बता सकता। तो मैं तो हमेशा हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया लेकर जाता हूँ, सीख कर जाता हूँ। और जो ये सोचता है कि उसको सब कुछ आता है, वो ही बेवकूफ है। किसी को कुछ नहीं आता है। हाँ, जितना हमें आता है हम शेयर करें, और जितना हम सुन सकते हैं। बत्रा जी वही बताएंगे जो बत्रा जी को आता है, लेकिन कुछ चीजें कोई और बताएगा तो बत्रा जी के नॉलेज में एडिशन ही होगा, कोई लॉस तो होगा नहीं। हमें तो कोई शर्म नहीं है, और बत्रा जी को भी कोई शर्म नहीं होती किसी का लेक्चर सुनते हुए। मैंने देखा है जीएसटी का, मैंने देखा जीएसटी का लेक्चर भी दूसरे का सुन रहे हैं और माइंड भी नहीं करते, कल नहीं बिल्कुल बुलाइए, और उनके साथ इंटरेक्ट भी करते। यही क्वालिटी सबको इंस्टिट्यूट करनी है, सभी को लेना है। और आपको बताऊं, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, सब में कुछ चार है। तो सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यार है तो है नहीं, सब ने मेहनत करके सीए करी है, सब कर रहे हैं। और कई चीजें आपको ज्यादा आती हैं मेरे से, मैं बता रहा हूँ, कई चीजें आपको ज्यादा आती हैं कि आप रोज आना कंप्यूटर पे काम करते हैं। मुझे तो कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, तो मुझे कई चीजें प्रैक्टिकल वाली चीजें मिस हो जाती है कि ये वाला इशू क्या होगा, ये वाला इशू क्या होगा। तो आप लोगों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। अब मैं तो संजय अग्रवाल जी के बेटे से भी सीखा, कई ऋषभ ने भी मेरे से कई चीजें मैंने ऋषभ से भी पूछी। क्यों नहीं सीखना चाहिए? बेटा है तो क्या है, बेटा भी तो नॉलेज वाला है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने भी कोई मेहनत करी है, उसने भी कोई चीज की लर्निंग करी है, और अब तो ये भेज रहे हैं उसको, पता नहीं वापस आ जाएगा, आना तो चाहिए, 1 साल के लिए जा रहा है। तो अब इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोर्स करने ये इनका बेटा जा रहा है। और देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है अगर अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स अपना एक ऊपर आए, और हमें खुशी होती है कि उनके बारे में हमें फिर कहना पड़ता है ये मेरा बेटा है या मेरा ये स्टूडेंट है, देखिए कितनी मेहनत की है। तो ऋषभ जी नेचर भी मेहनत करी, मैं उसको कहूंगा, मेरे पास 2-3-4 बार आया है और मैंने उससे कई बातें डिस्कस की, मुझे अच्छा लगा। और अच्छा लगता है तो आदमी को अच्छा लगता है कि भैया ये आदमी मेहनत करता है, फ्रॉड नहीं। आजकल के लोग फ्रॉड ज्यादा है, मेहनती मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब आपके पास है फ्लोर, बत्रा जी से बुलवा लीजिए, कुछ बनवाना है। जोशना जी का क्वेश्चन ले लो पहले, जोशना जी का, उनका पहले भी आया हुआ था। जोशना जी 1 मिनट, 1 मिनट, गुरुजी ने अभी कह दिया है कि वो थोड़ा टाइम निकाल लिया है। 1 मिनट, मैं सबसे पहले लीजिए ना, इसलिए मैं गुरुजी का धन्यवाद ये करूंगा कि आज गुरुजी ने हमारी 2 काम कर दिए।
एक तो इनॉग्रल एड्रेस कर दिया और दूसरा हमारे दूसरे गुरुजी को पूरा जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी ड्यूटी हम लेते, लेकिन आज गुरुजी ने लेके एक हमारा भार ये भी कम कर दिया। थैंक यू सर। बत्रा जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कुछ दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगा, बाकी तो गिरीश जी ने सबको बता ही दिया है कि सिर्फ सब्जेक्ट जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं, वी हैव टू एड्रेस ऑन अदर सब्जेक्ट आल्सो। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर बजाय सिर्फ अशोक बत्रा को अगर आप 2 आदमी और बुला दें, क्योंकि कई इशू ऐसे होते हैं जिसपे 2 प्रोस्पेक्टिव होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना है, और जीएसटी लॉ में पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी लिटिगेशन इतनी गई नहीं है हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, अभी तो ट्रांस 1 है या बेल और अरेस्ट के अलावा कोई ज्यादा टेक्निकल इश्यूज गए नहीं है। तो अगर पैनल डिस्कशन हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसे कहते हैं ग्रेटनेस, इसे कहते हैं ग्रेटनेस संजय जी, यही मैंने कहा, इसे कहते हैं ग्रेटनेस। आपकी सभी बातों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें देंगे। अब मैं सर ज्यादा समय ना लेते हुए और दूसरा पॉइंट रह गया उनका, अरे दूसरा पॉइंट रह गया, वो एक ही पॉइंट बोले अभी। नहीं कोई नहीं, बस बाकी बाद में एड्रेस कर लेंगे। नहीं ठीक है संजय जी, कर लिए, बोल कर लिए सर, डोंट वेस्ट टाइम। नहीं सर, कोई बात नहीं, बाकी बाद में करेंगे। चलिए शुरू करो सर। जोशना जी का क्वेश्चन ले लो पहले। क्वेश्चन ले रहा हूँ, जोशना जी का ले लो। पहला क्वेश्चन है, अभी जितने मैंने चैट में हैं वो सब मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद Q&A में डालें क्वेश्चन आप, क्योंकि चैट में थोड़ा मुश्किल होता है। विनोद शर्मा जी कह रहे हैं सर टर्नओवर जी। हाँ जी, अरे वो कह रहे हैं जोशना जी का पहले लोग कर्ता की बात नहीं सुन रहे। उनका हैंड रेज था पहले। जो कंट्रोल रूम, जोशना जी अगर आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कंट्रोल रूम, जोशना जी को अनम्यूट करें। राजेश, हेलो। अभी मैं अभी चलो कोई बात नहीं, जोशना जी अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले लो फिर। हाँ विनोद शर्मा जी, टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ 44 AD शुड बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। नहीं, जीएसटी इंक्लूड नहीं करना इफ इट इज सेपरेटली चार्ज। हाँ जी, तो अब इनका क्वेश्चन आंसर हो गया, क्योंकि सर ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ स्पीकर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप जब टर्नओवर काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 44 AD तब तो आप जीएसटी चाहे नहीं इंक्लूड करें, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ थ्रेशोल्ड 8% के लिए आपको जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है लोगों को, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ठीक है सर, ठीक है विनोद जी, आपका आंसर गुरुजी ने दे दिया क्लियर कट। और सर अपना गाइडेंस नोट भी क्लियर कट यही बोलता है कि जीएसटी को नहीं लेना है। मैं वही गाइडेंस नोट के रेफरेंस से ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा जीएसटी सेपरेटली चार्ज, इफ जीएसटी सेपरेटली चार्ज। हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरे अकाउंट्स में मैं जीएसटी इंक्लूड करके एक तरफ एक्सपेंडिचर करूंगा तो वो बात अलग है, एक्सक्लूसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करूंगा तो होगा ही नहीं। दूसरा सर है नरेंद्र जी का, सर वेयर रेवेन्यू हैज नॉट बीन recognized due to a regularly followed accounting policy such as in the case of real estate transaction will the same be covered as an omission under section 271 AD? पहला 271 AD का क्या लेना देना? 271 AD तो फेक इनवाइसेस का है। हाँ जी, तो फेक इनवाइसेस का इससे क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सर, कोई मतलब ही नहीं है। मेरे समझ में नहीं आया क्वेश्चन का। वो तो सिस्टम। नरेंद्र जी आप अनम्यूट करके बात करना चाहें तो कर लें। संजय जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे एनआईआरसी चेयरमैन अविनाश जी भी हमारे भी जुड़ गए हैं, और उपकार जी भी चंडीगढ़ वाले, उनको भी मैंने अभी देखा है चेयरमैन साहब को। थैंक यू। काइंडली कंटिन्यू। एक बार एक्नॉलेज कर दो चेयरमैन साहब, दोनों जने कर दिए सर, कर दिए। अविनाश जी भी जुड़ गए हैं और वो भी जुड़ गए हैं, उपकार सिंह जी चंडीगढ़ से। ओके गुड इवनिंग सर, गुरु जी को प्रणाम सर, गुरु पूर्णिमा पे आशीर्वाद चाहेंगे सर।
अब जो है सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। टैक्स ऑडिट 2.34। अब ये सर है अमरजीत कंबोज जी का, आपके सामने है वो सर। इन केस ऑफ फैमिली, अमरजीत कंबोज जी सामने है सर, अनम्यूट कर दीजिए। कंबोज साहब आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन आपने पूछना है तो, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। My question is with reference to a family settlement arrived at amongst all the family members having multiple companies also. If there is a transfer of assets inter se between the members as well as the shares of the companies, will there be any tax liability or? सेटलमेंट में कंपनी नहीं आती। कंपनी के शेयर आप आपस में गिफ्ट करके वो अलग कर लीजिए। कंपनी सेटलमेंट में कंपनी की सेटलमेंट के अंदर नहीं आता है, बाकी चीजें आती हैं। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, और कंपनी की सेपरेट एंटिटी होने की वजह से अगर आपने कोई सेटलमेंट करना है और क्योंकि रिलेटिव है आपस में, तो हमेशा गिफ्ट करके आप उसको सेटल कर लीजिए, और कोई तरीका नहीं होता कंपनी से। कंपनी में तो गिफ्ट ही कर सकते हैं शेयर एक दूसरे को, अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं तो। अदरवाइज मोस्टली होंगे रिलेटिव की डेफिनेशन। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सर, इफ द कंपनी इज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्डिंग शेयर्स ऑफ अदर डिफरेंट कंपनीज, देन व्हाट विल बी द पोजीशन सर? सर देखिए, आपने कंपनी के शेयर दे रखे हैं, कंपनी की अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके शेयर थोड़ी हैं। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, उनके शेयर तो आपस में गिफ्ट होंगे, लेकिन कंपनी के शेयर थोड़ी गिफ्ट हो जाएंगे। कंपनी के शेयर तो दूसरी कंपनियों में है, कंपनी सेपरेट एंटिटी है, वो भी सेपरेट एंटिटी है, वो नहीं हो सकते, वो वाले नहीं हो सकते। सिर्फ मैं जो शेयर होल्डर हूं वो मैं इंडिविजुअल अपने शेयर को गिफ्ट कर सकता हूं, कंपनी वाले नहीं होंगे। कंपनी वाले शेयर तो दूसरी कंपनी में होंगे, उसको तो सेल ही करके वो ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर कंपनी ट्रांसफर करती है तो किसी को तो सेल मानी जाएगी, वो तो मानी जाएगी, और कंपनी अगर शेयर होल्डर को देती है तो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। इफ एन एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड where there is a distribution which entail the release of the company asset, it will be treated as deemed dividend to the extent of the accumulated profit, whether capitalized or not. ये सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए में लिखा है। तो आप एसेट अगर देंगे कंपनी की किसी शेयर होल्डर को, वो तो वैसे ही डीम्ड डिविडेंड मानी जाती है। अदरवाइज कंपनी अपनी एसेट बेचे, शेयर बेचे, जो मर्जी करे। कंपनी के शेयर होल्डर इंडिविजुअल वो अलग है, कंपनी अगर शेयर होल्डर है वो अलग चीज, उसका नहीं सेटलमेंट हो सकता। जी नहीं हो सकता। जगदीश राज जी का हैंड रेज है जी, जगदीश राज जी का करो। एक मिनट अश्विनी जी, मेरे को चैट में से लेने दो, मैं आगे पीछे हो जाऊंगा। हैंड रेज सब लोग। संजय जी, आपका कोई कमेंट आता, जैसे बड़ा बत्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पैनलिस्ट होता है, वो अपना कोई व्यू देना चाहे, मोस्ट वेलकम, और एनीबडी एल्स देयर सिटिंग देयर अपना व्यू देना चाहे, और आप तो दे ही सकते हैं क्योंकि आप भी तो इनकम टैक्स में हैं, तो आप दे सकते हैं, जरूर दीजिए अपना कमेंट जब भी देना हो। ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी जी, अजय गुप्ता जी ने पूछा है, सर हाउ टू चेंज कर्ता ऑफ एचयूएफ व्हेन प्रेजेंट कर्ता इज अलाइव? आप अगर सारे मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर लें, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कर लें, और सारे को-पासर वगैरह साइन कर दे, तो आप किसी को भी कर्ता बना सकते हैं, और वो रेजोल्यूशन या वो मेमोरेंडम आप बैंक को दे दीजिए और बैंक में कर्ता चेंज हो जाए, और इवन आपको जब रिटर्न साइन करनी है वहां पर भी हो जाए। तो इसलिए चिंता नहीं करिए, मेंबर्स कैन डिसाइड, द को-पासर एंड मेंबर्स कैन डिसाइड दैट एनीबडी हु इज एडल्ट मेंबर, whether senior or junior doesn't make any difference, can become karta of HUF, provided all of them so agree. Otherwise by convention तो eldest child करता होता है। फादर के बाद जिसने HUF बनाई वो तो करता होगा ही होगा, उसके बाद जब फादर की डेथ हो जाती है तो eldest child करता होता है। चाइल्ड या डॉटर हो या सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ता खुद अपने आप को नहीं बनना चाहता कर्ता। वो अश्विनी जी कभी नहीं कहेंगे मैं कर्ता नहीं बनना चाहता, वो तो कर्ता हमारे हैं ही है, वो तो नहीं कहेंगे मैं नहीं कर्ता बनना।
तो वो कर्ता नहीं बनना चाहता तो सारे डिसाइड करके एक मेमोरेंडम बनाकर एक रेजोल्यूशन करके साइन कर दे सारे और दे दे, कर्ता चेंज हो। बत्रा जी हैं सर? बत्रा जी 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 सर। सर एक क्वेश्चन है विनोद जी का। सर इन जीएसटी ऑनलाइन पब्लिकेशन of education journals periodical is exempt like printing of books under notification number 2/2017। सर एक तो नोटिफिकेशन नंबर 12 होगा, 2 तो गुड्स को डील करता है, और जहां तक ये कह रहे हैं पब्लिकेशन है, मेरी नॉलेज में नहीं है, वो एंट्री बताएं। मेरे हिसाब से तो एग्जम्पशन नहीं है। जीएसटी लगता है सर, ऑनलाइन जितनी भी हम चीजें लेते हैं उस पर जीएसटी लग जाता है। हाँ बिल्कुल लगता है सर। अगर हार्ड कोई बुक्स आए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक किंडल ने, एक दिल्ली के पब्लिशर हैं आर्यभट्ट डिपो, उनके साथ कुछ टाई अप करने की कोशिश की, तो वहां पता चला इट इज लायबल टू बी टैक्स्ड। तो हमने उसको स्टडी किया था। तो सो फार एज माय नॉलेज गोज, देयर इज नो एग्जम्पशन व्हेन द मटेरियल इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑनलाइन, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। हार्ड कॉपी में डिफरेंट, ऑनलाइन हार्ड कॉपी देंगे तो नहीं लगेगा सर। ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ना, फिर हार्ड कॉपी होगी तो सप्लाई अलग होगी। दैट इज अ मीडियम ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑर्डर, दैट इज नॉट अ सप्लाई। हाँ जी सर। इफ यू गेट द कंटेंट ऑनलाइन देन इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। आप किंडल से कोई भी बुक, अभी आप किंडल से कोई बुक डाउनलोड करें, जैसे मैंने आज ही एक की है, तो उस पर आपको 1% लगा के जीएसटी, उस पर टैक्स लगता है। विनोद शर्मा जी ओके। नेक्स्ट है अशोक सिंगला जी का, लेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 148 इन द ओल्ड लॉ रीओपन्ड इन जून 21। नो कमेंट। अभी तक जो स्टे मिला है इंडिविजुअल को मिला है, वो भी इंटरिम स्टे है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इतना प्रेस्टीज इशू बन जाना है कि 31 मार्च के बाद मान लिया कि नया लॉ आ गया 1 अप्रैल से और नए सेक्शन आ गए, उन्होंने सेक्शन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। उसने कहा जो नोटिस का टाइम था वो हमने एक्सटेंड किया है, सेक्शन को थोड़ी किया। सेक्शन तो वही पुराना लग रहा है 148, पर नोटिस 31 मार्च तक देना था, हमने उसको 1 महीना बढ़ा दिया या 2 महीने बढ़ा दिया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये अभी इंटरिम स्टे है, कोर्ट ने अभी देखा नहीं है, सिर्फ स्टे दिया है, लेकिन 99% आप जीतने वाले नहीं, ये पहले बता दो। उन्होंने भी वेट करके सब कुछ किया है, और सरकार आजकल जुडिशरी ज्यादा फेवर में है डिपार्टमेंट के, ये बता दो। बिल्कुल ठीक। गिरीश जी पूछ रहे हैं सर, एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10)(7) व्हेन ए पर्सन सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 7 नहीं है, 7B है, 56(2)(7B। हाँ जी हाँ जी, पहले तो 7B में कंपनी इशू करती है। 7B में कंपनी अगर रेजिडेंट को शेयर इशू करेगी तो उस केस में अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा है, अभी मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा की दिया, लेकिन आपने जो इशू किया वो उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे किया, तो जो डिफरेंस होता है वो टैक्स लग जाता है कंपनी को। अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे किया है तो 56(2)(10) तो लगना ही नहीं है, वो तो लगना ही नहीं है, वहां तो मिला ही फेयर मार्केट वैल्यू पे। फेयर मार्केट से वैल्यू से ज्यादा मिलेगा तो भी 56(2)(10) नहीं। तो इसके लिए 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज VIIB देखना है, VIIB। 210 तो तब आता है जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम के खरीदे, फेयर मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम के खरीदे, और फेयर मार्केट वैल्यू के कम से खरीदे तो अगर करेंगे तो फिर लगेगा 56(2)(10). फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स पे भी लगेगा? है जी, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स पे भी लगेगा सर। देखिए 56(2)(10) अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे इशू कर रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 56(2)(7B तो फ्रेश इशू को ही लगता है। 7B नहीं सर, 56(2)(10). पहले 7B तो मान लो, पहले एक बार 7B पे तो आओ जी। 7B तो फ्रेश इशू पे लगता है, बिल्कुल कंपनी को लगता है। और वो क्या कहते हैं, अगर आप वैल्यू ज्यादा पे देंगे, आप ज्यादा पे देंगे मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसको हम इनकम मान लेंगे। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू पे देंगे हम इनकम नहीं मानेंगे। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू पे दे रहे हैं तो उसको भी इनकम नहीं है। अब ये रूल जो बता रहे हैं वो 50CA वर्सेस वो बता रहे हैं 56(2)(10). 50CA में संजय जी ट्रांसफर लिखा है,
ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ ए अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर टू अदर पर्सन, वहां तो 50 CA मार्केट वैल्यू लेना पड़ता है और उधर 56,210 लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां लिखा है जब 56,210 वेयर ए पर्सन रिसीव्स, रिसीव्स वर्ड है, तो रिसीव की वजह से जिनका भी सवाल है वो 56,210 में ग्रे एरिया वो ले सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो डिफरेंस पे आप टैक्स दीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू से कम होती। मेरी बात समझ रहे हैं जी? किसका क्वेश्चन था? हाँ जी, गिरजेश जी का। गिरजेश जी सर फ्रेश इशू में भी एओ कंटेंट कर सकता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इशू लिखा है, इशू 56 में लिखा है इफ ही रिसीव्स। अब यही तो ग्रे एरिया है। वो कहता है ये उसने रिसीव किए, यहाँ का लिखा है ट्रांसफर रिसीव, तो इश्यू शेयर में भी वो रिसीव कर रहा है। ये अभी भी ग्रे एरिया है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और डिसाइड होगा ITAT लेवल पे तो बिल्कुल इसको क्लियर हो जाएगा। सर 147 में इसमें कोई बचने का तरीका है इस इशू पर? ये बात तो पूछने में बचने का तरीका जो होता है ना, ये यहाँ पर नहीं पूछा जाता। हम तो लॉ बता रहे हैं, लॉ पूछ रहे हैं। इसका मतलब आ गया ना आपको नोटिस? हाँ जी आ गया है। हाँ तो फिर मैंने यही तो कहा। चलिए नेक्स्ट अमित जी का क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन 45 सबसेक्शन 4 एंड 9B। बेसिक डिफरेंस ये है कि 9B दो चीजों के लिए है, एक डिसोल्यूशन और दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन। 45(4) सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। 45(4) को पहले भूल जाइए, पहले आप आइए 9B में। जब भी कोई कंपनी फर्म अपने पार्टनर को कोई एसेट या स्टॉक इन ट्रेड देगी, मेरी बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या आर फर्म या एओपी, मैं एओपी नहीं लेता, ज्यादा फर्म का ही सवाल आते हैं। फर्म अपने पार्टनर को कोई एसेट या स्टॉक इन ट्रेड देगी तो 9B कहता है ये डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ द फर्म। फर्म के हाथ में ये डीम्ड ट्रांसफर है और सच डीम्ड ट्रांसफर में ये डीम्ड इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगी, डीम्ड इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। लेकिन कौन से सेक्शन में होगी? 9B में नहीं होनी। 9B तो डीम्ड दो बातें करता है, डीम्ड ट्रांसफर, डीम्ड इनकम। फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपने स्टॉक दिया लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू तो उसका जो डिफरेंस होगा वो बिजनेस चैप्टर में टैक्स होगा, चाहे वो डिसोल्यूशन हो चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। और जब आपने कोई उसको एसेट दी तो 45(1) में जाकर कैपिटल गेन निकालकर फर्म को टैक्स देना है। इसने दोनों चीजों पे फर्म को टैक्स देना है। 9B को टैक्स की लायबिलिटी नहीं कहता। 9B दो चीजें कहता है, डीम्ड ट्रांसफर, डीम्ड इनकम, टैक्सेबल अंडर रिस्पेक्टिव हेड, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी। तो वो जो ये डिसोल्यूशन के केस में भी यही करना है। अगर डिसोल्यूशन है तो 45(4) लगना ही नहीं, सिर्फ 9B रेड विद सेक्शन 28 एंड 45 लगना है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो पहले तो वही लगाइए 9B रेड विद 28 एंड 45, 45(1)(4) नहीं, ये एंट्री खत्म। अब फिर दोबारा जाइए और अब 45(4) पे आइए। आपका क्या हुआ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने क्या किया है? आपने उसको मनी दी और कोई एसेट दी, उनकी वैल्यू उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है। मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज मोर देन द कैपिटल आउटस्टैंडिंग। लेकिन रुकिए, सब जब कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालना है ना, तो आपने अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई एसेट दी थी तो 45(1) में टैक्स लगा था। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, लैंड आपने बांटी थी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिटायरमेंट, ठीक है। पहले तो 9B में 45(1) में जाए। लैंड की क्या करेंगे? लैंड की मार्केट वैल्यू और लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, आपने फर्म ने खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की। पहले उसको इंडेक्स कीजिए क्योंकि लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल है। आपने इंडेक्स करके 2 करोड़ कर दिया। सो 5 करोड़ माइनस 2 करोड़, 3 करोड़ किसको टैक्स लगा सर? फर्म लगा सर। 5 माइनस 2 3 लगा ना संजय जी?
अब तो ध्यान सुनना संजय जी ध्यान से सुनना, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? ये इंडेक्सेशन तो इनकम टैक्स की वजह से हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट 4 करोड़ हुआ है, 5 - 1 करोड़, एम आई राइट? वो 4 करोड़ में वहां पर आ जाएंगे, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और उसके बाद टैक्स है कि आपका कैपिटल क्रेडिट होगा, तो जितना कैपिटल क्रेडिट होगा उसके बाद देखना है, वो सारा प्रॉफिट लेने के बाद, ट्रांजैक्शन के बाद फिर 45(4) ले, क्योंकि आपने टैक्स दे दिया वहां पे, क्योंकि आपने टैक्स ऑलरेडी दे दिया है। नहीं वो टैक्स नहीं, वो तो फर्म ने ट्रांसफर किया और फर्म को टैक्स लग गया, तो फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया। जब प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं तो हम प्लीज 2-3 करोड़ नहीं लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में 4 करोड़ जाएगा, इंडेक्सेशन तो होता नहीं। 4 करोड़ पे लेकर फिर टैक्स देकर आप कैपिटल बांटेंगे ना, टैक्स भी तो देना है, टैक्स तो 3 करोड़ पे देना है, 4 करोड़ पे नहीं। वो टैक्स लेस करके आप अपने कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, प्रपोर्शनेट जो भी है, वो कैपिटल आउटस्टैंडिंग है। अगर आप उससे ज्यादा देंगे तो 45(4) लगेगा, नहीं तो 45(4) नहीं लगेगा। और 45(4) में क्या कहता है? कैपिटल गेन क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस योर कैपिटल आउटस्टैंडिंग। लेकिन कैपिटल आउटस्टैंडिंग कौन सी ली है? आफ्टर टेकिंग द प्रॉफिट इनटू अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट? जो 45(1) में आपने टैक्स दिया। क्लियर हो गया सर? माइनस द टैक्स। मतलब क्या? आपका प्रॉफिट 4 करोड़ हुआ, सुन तो लो, प्रॉफिट 4 करोड़ हुआ, टैक्स तो 3 करोड़ पे पड़ा है, am I right? और सपोज टैक्स 3 करोड़ पर 20% पड़ता है, मैं सरचार्ज वगैरह छोड़ देता हूं, 3 करोड़ पे टैक्स कितना आया? 60 लाख। ठीक है सर? ठीक है, 4 करोड़ माइनस 60 लाख, 3 करोड़ 40 लाख को पार्टनर्स को बांट दीजिए और फिर कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालिए। ये क्लियर हुआ भाई? ठीक है, और जितेंद्र बांसल जी का क्वेश्चन अनम्यूट कर दो, जितेंद्र बांसल जी को। ऑलरेडी अनम्यूट है सर, करो आप अनम्यूट हो जाओ। चेयरमैन साहब पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी सर, थैंक यू सर। अपना गिरीश जी, एक सर ऐसे है जैसे आपने अभी एचयूएफ की बात हो रही थी, जैसे एक बार आपने लास्ट टाइम बताया था कि एचयूएफ का जो प्रॉफिट है, अगर हम उसी टाइम उसको मेंबर्स में बांट देते हैं तो देन इट विल नॉट बी अपना The section 10(2) कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ इज फुली एक्सेप्टेड। सर वो मेंबर आप उसमें पढ़ लो ना। नहीं सर, अगर एचयूएफ में एक करता है और साथ में उनकी मदर जो है वो को पार्टनर है, तो अब हो ही नहीं सकती मदर। अगर तो फादर की एचयूएफ है तो मदर होगी नहीं, तो फादर की एचयूएफ है, फादर की एचयूएफ है, ऐसे बोलो ना, फादर की एचयूएफ थी, अब ये करता है। हाँ जी, और साथ में मदर है, तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी? 50-50 रहेगी कि कुछ? एक मिनट, आपकी या तो और बच्चे नहीं है? बच्चे हैं ना, और बच्चे नहीं है, सिर्फ वही एक सन है, एक बेटा और एक माँ। एक बेटा और एक माँ। अगर आपको एग्रीमेंट नहीं होता तो 50-50, नहीं तो एक को ही दे सकते हो 100%, आपस में डिसाइड कर। इट इज अप टू यू। इनकम टैक्स हैज नो प्रॉब्लम, इट इज एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स कि वो कहता है जी एक ही को दे दो, मेरी माँ को दे दो या मुझे दे दो, माँ मान जाती है और वो आपस में कर लेते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, बिकॉज फर्म एचयूएफ को फर्क नहीं पड़ाना, एचयूएफ को टैक्स तो मिल चुका है, उनको तो टैक्स मिल चुका है ना। तो करंट जो प्रॉफिट है अनइवन बढ़ सकता है इफ ऑल ऑफ देम डिसाइड हो गया। लेकिन जो अपना जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देना है वो अब एचयूएफ में से दें कि वो जो प्रॉफिट में से दें? ना एचयूएफ देगा, एचयूएफ अपने प्रॉफिट से देगा, बैलेंस प्रॉफिट यार, आफ्टर पेइंग टैक्स। आफ्टर पेइंग टैक्स इनकम निकलेगी यार। सपोज आपका 50 लाख रुपए आया और टैक्स उस पे 12 लाख पड़ गया तो 38 लाख ही बटेगा। अच्छा, मैं बस यही था, यही क्लियर करना। हाँ, 38 लाख ही बटेगा। थैंक यू। आगे बढ़ा सर। अब ये चौहान साहब पूछ रहे हैं सर, टर्नओवर एज पर 44, वैसे तो आंसर दे दिया आपने, शुड बी इग्नोर और इंक्लूडेड एज पर करंट प्रैक्टिस, वी आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये तो ऑलरेडी आप भी आंसर दे दो ना, आपने भी तो दिया है सर। वो तो मैं क्या ऑलरेडी आंसर दे दिया इसके अंदर तो, कि वो एक्सक्लूडिंग करनी है टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ 44 AB।
सर ये सुरिंदर डोगरा जी पूछ रहे हैं। डोगरा जी अगर आप हैं एक तो चीज और अनम्यूट कर बता दूं लीजिए। सर, एक चीज और सुन लो। 194Q 2061H इवन फॉर अदर सेक्शन उन्होंने लिखा हुआ है टीडीएस जो कटना है वो उस पे जीएसटी पे नहीं कटना है। आपने नोटिस किया है कि टीडीएस भी जो कटता है वो जीएसटी अमाउंट पे नहीं कटता है अगर जीएसटी सेपरेटली चार्ज किया हो। तो इसीलिए उसी लैंग्वेज से यहां पर भी जीएसटी टर्नओवर में नहीं आता। इवन जो पिछले साल का 10 करोड़ का टर्नओवर देखना है उसमें जीएसटी नहीं लेना है। अरे वो है ना 194Q के लिए टर्नओवर ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग ईयर, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लेना है। एक अभी सर इन्होंने एक कोई सर्कुलर भी निकाला है, उसमें कुछ क्लैरिटी दी है इन्होंने। 13/2020 निकाला था, 13/2021 उसमें कहा है कि अगर पेमेंट आएगी तो जीएसटी लेस नहीं करना है। पेमेंट में कैसे जीएसटी करोगे, हमें क्या पता कितना अमाउंट है। बिल होगा और बिल सेपरेटली चार्ज होगा तो जीएसटी लेस होगा जी। तो उस वो टीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अलग हो गया। अब सर वो सेम चीज है, ये भी सेम चीज है मेरे भाई, ये सेम चीज, क्योंकि यहाँ तो बिल का अमाउंट देखना है ना, जीएसटी का अमाउंट नहीं देखना। डोगरा जी पूछ रहे हैं सर, रेंट नॉट बीइंग रिसीव्ड रेगुलरली फ्रॉम टेनेंट एंड देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी, इज देयर ए वे इफ बैड डेट कैन बी क्लेम्ड? अनरियलाइज्ड रेंट का सेक्शन है, उनको कहिए अनरियलाइज्ड रेंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ये मिक्स हो गया दोनों गुरुओं का, ये दोनों गुरुओं का मिक्स हो गया। बत्रा जी हाँ जी मैं सुन रहा हूँ सर। देखना, if rent being not received regularly from tenant and there is a huge penalty, is there a way bad debt can be claimed of GST amount not received? Assessee do not want to give a credit note and lose claim of rent in the court of law. Sir, the answer is very simple so far as GST is concerned. अगर आप उसको सिविल सूट फाइल कर रहे हैं और अपना क्लेम लॉन्च कर रहे हैं रेंट के लिए और रेंट को अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो qua the law, lessor has to pay the tax. There is no choice. You can issue a credit note under section 34. In case you feel let this amount be settled at 75%, 60% pandemic की वजह से आप कुछ कंसेशन देना चाहते हैं, तो आप उसको क्रेडिट नोट दे सकते हैं, which can be a commercial credit note also, which can be a credit note under section 34. पर bad debt का कोई प्रोविजन नहीं है. If you are maintaining the claim, then you have to pay the GST. Either you have to forego your claim of the rent, and if it is being partially done, then you can issue a credit note under section 34 and save your GST. सर कंपनियों वाले आप मांग रहे हैं और क्रेडिट नोट ही मांग रहे हैं। देखिए क्रेडिट नोट to the extent of full amount is not permissible in law. There is a difference between credit note and bad debt. You can give a credit note to the extent of 99%, but in case you say I have provided the service and I intend to claim that, if you say I will collect only 1 rupee or I forego my claim, then you can think of issuing a credit note. आप दोनों जगह स्टैंड पहले अपना क्लियर करें ना। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को जब दी प्रॉपर्टी रेंट पे 100 रुपए में दी लेटर से, और अगर आप ये कहते हैं कि 70 रुपए में हमारा सेटलमेंट हुआ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी आर रीनेगोशिएटिंग द प्राइस, नो प्रॉब्लम, दिस 30 रुपीज विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. बट इफ यू से कि मैं सिविल सूट तो 100 रुपए का फाइल करूंगा, वो पेमेंट 70 रुपए की कर रहा है, and you are maintaining your claim for 100 rupees, then GST on 100 rupees shall be payable. सर बत्रा जी ऐसी है ना, पंजाब में स्पेशली जो है रिलायंस का जो रिटेल शोरूम है ना, वहां पे फार्मर की वजह से उनके वो शोरूम बंद है, तो अब उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आप हमारे को ये मंथली जो 3-4 महीने 5 महीने का क्रेडिट नोट काटो जिसके बिल काट के दिए हुए थे। देखिए इफ यू एग्री कि 4 महीने शोरूम बंद रहा जो है ना बंद है यहाँ पे, आप इंटरेस्ट को फोरगो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ 8 महीने का आप बिल रेस करेंगे, 4 महीने का क्रेडिट नोट दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट लायबल टू पे जीएसटी. थैंक यू. नेक्स्ट सर एक ना नरेंद्र जी का कुछ वो 271 डबल AD वाला रह गया, मैं उसको बाद में लूंगा, क्योंकि नरेंद्र जी आप एक बार डायरेक्ट बात कर लेना गुरु जी से. राजीव गोयल जी बोल रहे हैं सेक्शन 143(1) इंटीमेशन एंड रिफंड डिटरमाइन ऑन 1/12/2019 एंड इंटरेस्ट कंप्यूटेड
ये क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? नेक्स्ट ले लो। राजीव जी नेक्स्ट अगर आप हो तो अपना क्वेश्चन एक बार पूछ लें। आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन जी। So section 143(1)(a) में intimation was determined on 1st December 2019 and interest on refund determined up to 30th November. That is fine, but the refund was actually received in May 2020 only after repeated perusal. उनके यहाँ से Interest दिसंबर on में ही the जा चुका है। हाँ जी, उनके यहाँ से दिसंबर में ही जा चुका है, या तो वो वापस आया या क्या कह के वो कहेंगे हमने तो दिसंबर को इशू कर दिया। भेजा ही नहीं किया, उन्होंने होल्ड कर लिया था। अगर होल्ड कर लिया था तो क्या फिर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया आपको 5 महीने का? इंटरेस्ट नहीं दिया 5 महीने का। 5 महीने का इंटरेस्ट कैसे लिया जाए? तो ग्रीवेंस वगैरह में लिखा, तो ग्रीवेंस में नहीं किया। रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर उसको भी नहीं माना। सीपी ग्राम में डालो सर, सीपी ग्राम में भी। देखिए, लीगल सोल्यूशन की बात करें, आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात नहीं करें। तो इफ यू आर बीइंग एग्रीड बाय अ रिफंड ऑर्डर, देन यू हैव टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर। I can show you number of judgments so far as the indirect taxes are concerned, where they have stated simply issuing the refund in the file is not going to serve the purpose. If it is being credited on your account, then they give some concession for the banking days, etc. And for rest of the period, you are entitled for the refund, because refund has to be held to be. बत्रा जी, कई बार होता है कि इनको रिफंड दिया, कोई गलत अकाउंट में दे दिया, या मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। डिपार्टमेंट का केस वही होगा कि हमने पहले इशू किया था, इनका रिटर्न आगे मेल नहीं आई, वो ठीक है, वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट लीगल प्रोपोजिशन यही है, अगर जेन्युइनली यू कैन प्रूव कि द रिफंड हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन 5th of December, whereas it has been issued on 5th of July, then you are eligible for the refund from 6th July to 2nd of December. No doubt about that. So how to pursue that? That was the question. अपील है ना सर, अपील। देखिए, रिफंड का जो ऑर्डर आया उसकी अपील है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द हमारे 141 का भी कर सकते हैं अपील। देखिए संजय जी, 154 का ये केस नहीं है, because mistake apparent from record, because it is there in every law. Once there is a dispute with the amount of interest, how it is to be calculated, for what period it is to be given, in my humble opinion, it is not a matter of 154. Appeal has to be filed, no option. सर बत्रा जी, पर एक अटेम्प्ट में 154 की डाल दे और वो रिजेक्ट कर दे तो बहुत स्ट्रॉन्गर केस हो जाता है फॉर फाइलिंग एन अपील। सर फिर उस अपील में सिर्फ 154 कंसीडर होगा, आपकी मेरिट भी कंसीडर होगा 154। फिर वो कहाँ, फिर 154 कंसीडर होगा कि 154 ने राइट रिजेक्ट किया या रॉन्ग किया। 99% इंटरेस्ट नहीं आया। इट इज नॉट अ केस ऑफ 154, वेरी क्लियर, बिकॉज़ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आर्गुमेंट नाउ, डिबेट व्हेन द ऑर्डर वाज बीइंग गिवन, व्हेन आई एग्री कि वो कहेगा हमने तो भेजा था, आप कह रहे नहीं है, आपने कैश नहीं कराया। अगर आपने कैश नहीं कराया, आपका चेक पड़ा हुआ, तो 154 थोड़ी लग तो चेक में मेरा डायरेक्टली आता है, लेकिन कुछ जो भी होगा आरटीजीएस है, हाँ जो भी सिस्टम है बैंकिंग का, व्हाटएवर। नंबर कई बार गलत होता है, कई बार कुछ होता है, बैंक अकाउंट नहीं होता, क्या गलत दिया है, ये बेस्ट ऑप्शन है जहां कहीं भी 154 का इशू भी आए, जो कर मैं सकते हैं। और आप मैं क्या अपील फाइल कर सकते हैं 143(1) के बाद। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल सजेशन ये होता है कि आप इसकी अपील फाइल कर दो, 154 भी कर दो। अगर 154 हो गया तो अपील विड्रॉ कर लेना। बिल्कुल सही बात है। अगर 154 नहीं हुआ, अपील तो आपके मेरिट पे सस्टेन करेगी, फिर आप मेरिट भी आर्ग्यू कर सकते हैं। नहीं, कई लोग सोचते हैं कि 143(1) की अपील अलाउड नहीं होती, ये गलत है, होती है। वो भी ऑर्डर, वो ये सोचते हैं कि ये ऑर्डर ही नहीं है, ये तो इंटीमेशन है। ये कईयों के दिमाग में ये है 143(1) इज एन इंटीमेशन एंड इट इज नॉट एन ऑर्डर। बट अगर आप अपील का 246 से देखें तो वहां लिखा है अपील अगेंस्ट 143(1), इसलिए अलाउड है। सर वैसे भी आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी सेक्शन है नॉन अपीलेबल ऑर्डर। हमारे यहाँ जीएसटी में 121 है, वो सिर्फ 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव तरह के ऑर्डर होते हैं विच आर नॉन अपीलेबल। नहीं, वहां पर हमारा नॉन अपीलेबल नहीं लिखा, अपीलेबल लिखा है। That is what I am saying. That is what I am saying. Once there is no bar, even then it does not have a financial implication. You can prefer an appeal. We contested one appeal only for the exchange of one of the remark. against appeal लिखा है। वो तो clear। जी जी। गुरुजी आपने वो जो ESI प्रॉपर्टी फंड डिसला तो मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है सर। तो अपील की थी। हाँ बोलिए अविनाश जी, बोलिए। चेयरमैन साहब बोलो। Sir, my view is that in those kind of cases where interest was not given for the proper period,
it is better to go for 154 first and then an appeal, because normally CIT appeal हमारे यहाँ क्या करते हैं, they give a direction to AO to pass an appropriate order, और जो नॉर्मल AO होते हैं उसके बेसिस पे वो पूरा इंटरेस्ट देके कर देते हैं। अगर हम मेरिट्स पे चैलेंज करने जाते हैं तो मेरिट्स पे नो डाउट हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इट बिकम्स अ डिफिकल्ट केस। तो जो कुछ ऐसे CIT दोनों चीजें कह दी ना, वो भी कर दो वो भी कर दो। मैंने ये कहा अविनाश जी कि आप 154 फाइल करो, साथ ही आप अपील फाइल कर दो, लिमिटेशन पीरियड आपके यहाँ कंडोनेशन की पावर बड़ी वाइड है। हमारे यहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस में इवन कमिश्नर को जो कंडोनेशन की पावर है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियड ओनली 30 days एंड सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अस। वहां सुप्रीम कोर्ट हमारे अगेंस्ट है। सिंह एंटरप्राइजेज उसने कहा कि वंस द लॉ टाइम लिमिटेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन इटसेल्फ, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं लगेगा। कोई लोग जनरल क्लॉज एक्ट को उठा के ले आए तो इतने दिनों में अपील होती है, बोले जनरल क्लॉज एक्ट का कोई मीनिंग नहीं है वंस देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन। और सिंह एंटरप्राइजेज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसके पास पावर ही नहीं है। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, यू हैव टू गो टू रिट 226 में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट 32 में जाएंगे। वो 226 की अपनी लिमिटेशन है, बिकॉज 226 इज ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑफ कोर्स they had extraordinary power क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, they can go beyond what has been written in the books of law books, तो वो उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दे देते हैं। एंड देन समटाइम दे गिव ए कमेंट आल्सो, इट शुड नॉट बी कोटेड एज ए प्रेसिडेंट। मैं आपको जीएसटी का एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सेक्शन 80 में लिखा है कि सेल्फ असेस्ड टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। केरला हाई कोर्ट ने, बिकॉज वो आदमी चला गया, वो प्लीड करने लगा कि मैं एडमिट करता हूं मेरी लायबिलिटी, पर पेंडेमिक है, मेरा पोजीशन नहीं है। केरला हाई कोर्ट वेंट अगेंस्ट द स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 80 एंड grant him 12 installments, and they have quoted this, though the section is against that on the principle of natural justice and looking to the exceptional circumstances, we are providing this relief and it should not be quoted as a precedent। उस ऑर्डर में ये लिखा गया। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर देगा। मैंने तो ये कहा है कि आप दोनों ऑप्शन ले लें, अगर 154 आप सक्सीड हो जाते हैं तो अपील विड्रॉ कर लो, बात ही खत्म। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेटिव ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर। नेक्स्ट सर ज्योत्सना जी आगे हैं, क्वेश्चन पूछ ले। एक वो हैंड रेज किया है उन्होंने। ज्योत्सना जी आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए आप अपना। दो हैंड रेज हैं, दो ही क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद आप सारे वो क्वेश्चन दूसरे ले लेना। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा वीएसबी पे क्वेश्चन है कि हमने वीएसबी का फॉर्म फाइल कर दिया, उसमें जो असेसमेंट ऑर्डर था उसमें नीचे द एओ हैज मार्क्ड दैट द असेस्ड एट 16,78,000, बट इन द पोर्टल द एओ हैज मेड द असेसमेंट 16,78,000 एंड 1,50,000 रिटर्न इनकम भी उसमें ऐड कर दिया। जब फॉर्म 3 इशू हुआ वीएसबी का, तो उसमें भी हमने आस्क किया कि इसका रिलीफ दिया जाए, बट फॉर्म 3 में 1.5 लाख का फर्क है। तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी पे द टैक्स ऑफ 1.5 लाख? या मीट द कमिश्नर अपील, वो जो है आपका डेजिग्नेटेड कमिश्नर अपील डेजिग्नेटेड, तो अब तो विवाद से विश्वास की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो जो डेजिग्नेटेड कमिश्नर फॉर्म 3 वाला है उससे मिलिए और रेक्टिफिकेशन कराइए। लेकिन वो कर नहीं रहा। ही इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द एओ, इवन वी हैव फाइल्ड ए रिटर्न रिप्लाई। कोई ना कोई, तो फिर आप उनके उससे हायर अथॉरिटी जो बना हुआ है आपको, क्योंकि ये तो अगर आपका फैक्ट मुझे पूरी डिटेल समझ में नहीं आई है। हमने तो जब भी डिटेल्स नहीं, अविनाश बता, तुम कमेंट कर। सर इसमें ये है कि अगर प्रिंसिपल सीआईटी नहीं कर रहा तो प्रिंसिपल सीसीआईटी के ऑफिस में देयर इज द डेजिग्नेटेड CIT who is looking out these matters. You go to CR building 3rd floor in the office of principal CCIT. अरे वो दिल्ली का होगा तब ना, वो पता नहीं कहाँ की है ये तो अमृतसर में जाएगा, बठिंडा से है तो अमृतसर जाएगा। अमृतसर में तो आप कुछ मत करो, आप CCIT मैडम के पास चले जाओ, पूनम सिद्धू मैडम के पास, वो करवा देंगे। सिद्धू जी के पास जाइए। हाँ, वो शी इज वेरी हेल्पफुल ऑफिसर। उन्होंने एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखा हुआ है, नाम भी बताया। वो क्या है, उनको मैंने एक पहले भी भेजा था, वो भी नहीं उन्होंने कराया। उसमें इशू था कि विवाद से विश्वास में इंसान ने मार्च में टैक्स भर दिया, लेकिन अप्रैल में उसको 271F की पेनल्टी लग रही है।
मैडम वो गलती से हो सकता है, और पेनल्टी कैसे लग जाएगी जब आपने विवाद से विश्वास का आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म 5 आ जाएगा, तो वो चाहे पेनल्टी लगाए या ना लगाए ऑटोमेटिकली निल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But I sent it to that there also. Let me tell you, 271F जो है कवर्ड नहीं है उसमें। अरे 271 तो लेट फाइलिंग और रिटर्न है। हाँ वो कवर्ड नहीं है सर उसमें। तो वो कहाँ से कवर्ड होगी? हाँ वो लगेगी, वो नहीं कवर्ड है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु पांडे जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर, पहले तो गुरु पूर्णिमा के लिए सारे गुरुज को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरा प्रणाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे क्लाइंट ने ना PMGKY में 2017 में कुछ पैसे जमा कराए थे, कुछ पैसे सरेंडर करके, मतलब इनकम डिक्लेयर करके, तो उसके जो है अब 31 मार्च को वो अमाउंट मतलब 4 साल पूरे हो गए, तो उसके पैसे वापस आ जाने चाहिए थे। तो शुरू में तो पता नहीं चला कि वापस लेंगे, तो बाद में जब डिपार्टमेंट जाके पता किया तो पता चला उन्होंने 30 जून को 148 का नोटिस इशू कर दिया 17-18 का। तो सर वो उसी चक्कर में उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इसमें क्या करेंगे? भी पैसे तो उन्हें देने चाहिए ना, 148 का तो जो होगा सो होगा। अब इसमें मेरे हिसाब से कल्याण योजना का कोई इससे कनेक्शन नहीं है, वो पैसे तो अलग देने चाहिए उनको वापस। हाँ तो वो तो उन्हें देना ही चाहिए ना, बट वो वहां जाके पता किया, उन्होंने कहा जी आपको ऑलरेडी नोटिस इशू किया हुआ है, पहले आप उसका जवाब दो, वो क्लियर करेंगे तब पैसे देंगे। तो इसको हम कैसे वापस लें? मेरे हिसाब से प्रेशर टेक्टिक होगी, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, उसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई टैक्स थोड़ी है। 31 मार्च को पैसे ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आने चाहिए थे। आने चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई इससे इसके लिए अब क्या करना चाहिए? मिलने चाहिए ऊपर हायर अथॉरिटी को। सीपी ग्राम डालो, राइट टू प्राइम मिनिस्टर। अनु जी आपका ये जो स्पेसिफिक केस है आप मेरे को भेज दें, हम प्रिंसिपल सीसी से टेकअप कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। रंजन पॉल जी पूछ रहे हैं आजकल पता कौन है? आलोक जी मैं अभी आता हूँ। रंजन पॉल कौन है प्रिंसिपल CCIT आजकल? संगीता सिंह मैडम है। वो कौन है फिर आजकल? प्रज्ञा क्या बनी क्या? ये नेशनल असेसमेंट सेंटर की चीफ। हाँ जी वो अलग है सर। आज मैं जस्ट अगर आप 2 मिनट दे तो मैं बताऊं सर, आज हमारे को NIRC इज बीइंग इनवाइटेड ऑन इनकम टैक्स डे एंड वी हैव एन इंटरेक्शन विद प्रिंसिपल CC सर। with the principal CC we are coming for 15-day पखवाड़ा for all pending rectifications and विवाद से विश्वास dispute. So we are तो सर जिसकी भी जो भी रेक्टिफिकेशंस पेंडिंग है एज ऑन डेट, या कोई विवाद से विश्वास की कोई भी चीज है या कोई और इशू है, उसके लिए वो 15 दिन का हम टाइम ले रहे हैं, उसकी वर्कआउट मॉडलिटीज कर दी है। ईच प्रिंसिपल कमिश्नर वाइज हम उनको टेकअप करेंगे, बिफोर हैंड वी विल गैदर दी प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल रेक्टिफाइड इन देयर इटसेल्फ। तो वो हो रहा है सर, हो गया, ऑल्टरनेटिव निकल गया। चलिए चेयरमैन साहब, इसका एक गूगल फॉर्म बना के मेल निकलवा दो, जिसकी है वो प्रॉब्लम सब उसमें डाल दें। सर निकलवा देंगे सर, अभी आज ही उन्होंने बोला है, आज ही हमारी विल डू इट। अभी डेट तो फिक्स हो जाए सर, वो कब से करेंगे हो जाएगी, प्रॉब्लम ले लो फिर हो जाएगी सब। रंजन पॉल जी पूछ रहे हैं वेदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 कैन बी क्लेम्ड इन कैपिटल गेन अंडर 45(5)(a). गुरुजी सर 45(5) में क्या दिया था इन्होंने? जरूर दे सकते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो 45(5)(a) में हो सकता है, अगर बिल्डिंग दी है तो। अगर तो लैंड दी है तो फिर थोड़ी 45(5) वो 54 होता है। 54 इज व्हेन द बिल्डिंग हैज बीन गिवन एज अंडर ए प्रोजेक्ट, तो बिल्डिंग का 54 होगा। अगर लैंड है तो 54F हो सकता है, 54 तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो वो बताएंगे ना किस चीज का एग्रीमेंट था और क्या दिया था और क्या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था। पॉसिबल है। इसके बाद सर आलोक कुचल जी का हैंड रेज है, 1 मिनट उनको अलाउ। चलो उनका आप पूछिए आलोक जी, उतनी देर आप पूछिए क्वेश्चन सर। ये कौन आलोक कुचल है? श्रीराम वाले? हाँ वही है सर, वही है सर। अनम्यूट कर लो आलोक जी, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। मैं कैसे करूं अनम्यूट? Yes sir. वो करेंगे। Yes sir. Actually, I have a question with from Mr. Ashok Batra. Sir, actually our company had raised certain invoices in the service tax regime. The total amount of invoices is about 17 crores. 17. Okay. Now the invoices were raised to Transport Department, Delhi government.
and they were not paying us, so we went into arbitration. Now the arbitration award has come against us, so we have to now write it off in our books as a bad debt. So is there any way that we can claim the service tax paid in those years 2016 15? अगर सर्विस नहीं प्रोवाइड की होती तो आप ये रिफंड ले सकते थे रूल 6(3) में, लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड की हुई है, इससे मैटर हैज रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन। तो वैसे आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी कोई फाइनल नहीं होता, उसके अगेंस्ट भी अपील होती है हाई कोर्ट में। इफ यू फील दैट आर्बिट्रेशन award is not in your favor and not on the sound principle of law, you can file an appeal against that in this. But sir, उसमें problem ही आ रही है कि actually transport department the directors are on our board and we have to seek their permission before going to high court and they will never allow us. देखिए, गवर्नमेंट के लिटिगेशन में तो ये इशू आएगा ही, लेकिन अगर आप जाना चाहें, मैं तो आपको लीगल ऑप्शन दे रहा हूँ, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट दैट रिवार्ड। जो आपने पैसे जमा करा दिए उसमें 2-3 इश्यूज हैं। पहला तो यह है कि इंसिडेंशियल टैक्स आपने बियर किया है, बट आपने सर्विस प्रोवाइड की है। सरकार कहती है कि व्हेन देयर इज अ बैड डेट यू गेट डिडक्शन ऑफ द होल अमाउंट इन कंप्यूटिंग योर टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए की इनकम दिखाई थी, 10 रुपए उसमें 12 रुपए उसमें सर्विस टैक्स था, तो व्हाट यू आर क्लेमिंग इन बैड डेट इज 112 रुपीज, नॉट 100 रुपीज। सो दैट 12 रुपीज सर्विस टैक्स you have already claimed as a deduction, so dual benefit is not permissible। इसीलिए bad debt को वो नहीं अलाउ करते हैं। क्रेडिट नोट में, क्योंकि वो भी इनकम कम करता है, आप भी कम करते हो, यानी दोनों साइडों से सप्लाई की वैल्यू कम होती है, इसलिए वो क्रेडिट नोट परमिसेबल करते हैं। आप इसमें इनकम टैक्स में खर्चा ले चुके हो, तो इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। Right. Even if we file a civil suit or something. Civil suit has other implications। अगर सिविल सूट में आपके फेवर में हो गया, फिर तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी ना। Right. Then service has been provided under the service tax regime। rule 6(3) कहता था when the service has not been provided either partially or wholly, if you are saying it's a negotiation because of deficiency in the value of service and your arbitration award being challenged in the high court, it's settled at let's say 70 rupees, then you can issue a credit note for 30 rupees, then that refund will also become due to you। गुरुजी 8 बज गया है, आप मुझे समय बताएं, क्योंकि 16 तो पढ़े Q&A में और 8-9 क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं, और ये अशोक छाबरा जी ने भी अभी हैंड रेज कर दिया है। नहीं, क्वेश्चन आंसर वाले तो ले लो, पहले क्वेश्चन आंसर वाले ले लो संजय जी। सर गुरुजी सर देखिए, मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं हर एक आदमी को सेटिस्फाई करता हूँ, ये मेरी बड़ी दिक्कत है। और आपको या तो ये क्वेश्चन का सेशन एक और रखना पड़ेगा, और वहां पर एक नहीं, हर महीने रखना है। अब नहीं तो ये वाला तो बीच में जो सुपर या 1 महीने तक पेंडिंग रहेंगे। नहीं सर, 1 मिनट करता जी जरा करके पूछ ले यार। सर करता जी जरा चुप करो सर, टेलीफोन पे जवाब नहीं देने, ऐसे कैसे सर? और लोगों ने भी तो सुनना है क्वेश्चन का आंसर, उनकी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। क्वेश्चन टेलीफोन से तो एक की सॉल्व होगी सर। तो आप तो वोका के प्लेटफॉर्म पे ही दूंगा, बिल्कुल ठीक है। सर आज से ना रूल बना लो, जो भी फोन आएगा यू से कि कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म ऑन सच एंड सच डे एंड आई विल आंसर देयर। करेक्ट प्रोवाइडेड इट इज नॉट, it is a question which is meant for all। yes, वो तो हमने पहले कह दिया सर, वो तो हमने पहले कह दिया है कि जनरल क्वेश्चन पब्लिक एट लार्ज वाले देंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर आप जो है उसको अलग से डील करें। ठीक है सर, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि ये ओपन में आंसर नहीं देना, ये आप अलग से पूछो। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जी, वो कारण और था, वो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर। नहीं गुरुजी, अभी आप अवेलेबल होना थोड़ी देर है, और 5-10 मिनट ले लो सर, और मैं क्या करूं फिर? सर 5-10 मिनट तो फिर नेक्स्ट सेशन ही रखते हैं संजय जी। गुरुजी दोनों गुरु यहीं बैठे हैं, आप डेट एंड टाइम अभी अनाउंस कर दो। तो सर मैं करता हूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उपकार जी को मतलब 2 शब्द उपकार जी बोले, वो हमारे चेयरमैन चंडीगढ़ से स्पेशली ज्वाइन हुए हैं, उपकार जी, देन जितेंद्र जी, अपने जितेंद्र शर्मा जी। और सर तुसी क्वेश्चन आंसर सेशन ले लो, ਅਸੀਂ बोलते रहांगे सर प्लीज। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ जी, हाँ मजा आ गया, थैंक यू सर। वैसे इस बात से मुझे शुभ जी की बात ठीक लग रही है कि सारे क्वेश्चन ना पहले ही एक्सपर्ट के पास पहुंच जाने चाहिए।
और अगर प्रदीप जी हैं तो प्रदीप जी को रिक्वेस्ट करूंगा मैं 2 मिनट के लिए, 2 शब्द के लिए। गुरुजी ने पहले पढ़ने थोड़ी है क्वेश्चन, उन्होंने फिर भी यही कह रहा है कि बोलो, मैं अभी जवाब दूंगा। चलो सर क्वेश्चन, संजय जी क्वेश्चन ले लो 1-2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर से ले लो 1-2। एक मिनट गुरुजी क्या कह रहे हैं सर? बत्रा जी ने पहले कह दिया था, उनका मैं नहीं जानता, मेरे अपने के कह रहा हूँ कि भेज दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके केसेस बहुत होते हैं। उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताई, जीएसटी का मैटर डिफरेंट है, हमारे तो सेटल्ड चीजें हैं, इनमें तो अभी लिटिगेशन कोई सेटल्ड पूरा नहीं हुए, इसलिए वो बत्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही कि इफ आई गिव द आंसर आई शुड गिव यू द करेक्ट आंसर व्हाइल कोटिंग द शेयर। हमारे तो इतने केसेस हो चुके हैं, तो इसलिए हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। बत्रा जी के केस में बिल्कुल ठीक बात करें कि उनको प्री आ जाए। 2 क्वेश्चन संजय जी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, उसके बाद में फिर डेट। और आप बत्रा जी को ये मत समझना इनकम टैक्स नहीं आता उनको। संजीव, हाँ मैं जरा एक उसमें हूँ, पहले तो करते ही इनकम टैक्स है, ये तो करते ही नहीं थे पहले। वो ले लो चैट बॉक्स वाले जो क्वेश्चन में आए हैं। सर अब एक क्वेश्चन है, whether makeup artist of film industry will be covered under section 44AA? 44AA? हाँ जी। अरे वहां पर डेफिनेशन देखिए ना, फिल्म आर्टिस्ट, और फिल्म आर्टिस्ट की पूरी डिटेल दे रखी है। हाँ जी, तो वो मेकअप पूछ रहे हैं सर, मेकअप आर्टिस्ट में वहाँ क्लैरिटी नहीं है मेरे हिसाब से। सर नहीं, पूरी डिटेल दे रखी है फिल्म आर्टिस्ट की, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं फिल्म आर्टिस्ट में, एक्टर, आर्ट, सबको लिखा है, म्यूजिशियन, लिरिक्स राइटर, ये सारा दे रखा है। अगर आपके किसी के सामने एक्ट हो तो लिखा हुआ है 44AA, उसमें लिखा हुआ है फिल्म आर्टिस्ट की डेफिनेशन में। सर एक जगदीश राज जी का हैंड रेज है बहुत देर का, जगदीश जी को रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन पूछ लें अपना अनम्यूट होके। जगदीश जी, जगदीश राज जी। एक मिनट, अब तो चलो सर, अब मैं क्या करूं सर, बताओ, डेट दे दो, या तो कर्ता को डेट दे दो। सर अनाउंस कर देते हैं गुरुजी से लेके, अब अलग अलग रखेंगे, एक दिन इनकम टैक्स का, एक दिन जीएसटी का। सर नहीं, मुझे भी कुछ सीखने दो, बत्रा जी का सुनूंगा तो। चलो इकट्ठा रख देंगे सर, इकट्ठा ही रखा करो, कुछ वो 2 घंटे का सेशन रखेंगे इकट्ठा। फिर तो अरे बीच बीच में उनके भी बीच बीच में मेरे, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं कहूंगा धन्यवाद सर। आज थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ सर। आज बड़ी जल्दी में किया है वो, आज आपके पास भी टाइम कम था। चलो प्लानिंग कर लेंगे, बत्रा जी से भी पूछ लेना, मेरे से भी बात कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी जगदीश जी, आप है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। जगदीश जी, जगदीश राज जी, चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं है जगदीश राज जी का। अश्विनी, कई बार ना लोग देखते हैं कि हैंड रेज वाले इसका मतलब क्या है, वो दबा देते हैं देखने के लिए, देन दे रियलाइज यार मैं तो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। जूम पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो तो बत्रा जी आपका भी हैंड रेज है। हाँ मैंने अभी किया है ना सर, इसीलिए आपका लगा बताने के लिए, मैं इसीलिए किए जान के अश्विनी को बताने के लिए कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछना हो, कई बार गलती से भी चल जाता है, या कई बार आदमी एक्सपेरिमेंट भी करता है इसमें है क्या। चलो आज फिर गुरुजी को पहले तो प्रणाम करें दोबारा संजय जी, तो फिर बत्रा जी का सेशन शुरू करते हैं, 15-20 मिनट लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे से उमेश गोयल जी है, उमेश गोयल जी, उमेश गोयल जी हैं, उनको अनम्यूट कर दो। गुरुजी आपने निकलना हो तो आप निकल जाओ। चलिए दत्ता जी, मैं हेलो सर, मैं अरे सर आहूजा सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता था, आप जरा 2 मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लें। करिए सर। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रस्ट ने डोनेशन रिसीव किया और डोनर ने इंस्ट्रक्शन के साथ बोला कि आपको ऐसी एक्टिविटीज में ये पैसा खर्च करना है, और डोनर ने जी, वो तो स्पेसिफिक कॉर्पस हो गया। पर सर इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर के, एक स्कूल है, आपको टीचर्स की सैलरी देनी है, वो चीज अलग है, वो ग्रांट है। तो आपने अगर टीचर, अच्छा बोली क्या हुआ, आगे क्वेश्चन बताइए। हाँ, तो कंपनी ने CSR फंड के तहत स्कूल को पैसा दिया कि ये पैसा आपको स्कूल की इनहेरेंट एक्टिविटीज पे खर्च करना है। कंपनी ने उनको डोनेशन की रिसिप्ट इशू कर दी, ईयर एंड तक वो पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाया, और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में कंपनी ट्रस्ट को कुछ पैसा वापस करना पड़ा। तो जो डोनेशन रिसीट पहले से इशू करी हुई है उसको कैसे करेक्ट रेक्टिफाइड करें? एक होती है, ये तो मैं एक सोसाइटी फॉर एडवेंचर और ट्रांसफर और स्पोर्ट्स की डेफिनेशन है कि जिसे टाइड अप ग्रांट कहते हैं।
पर ये ग्रांट गवर्नमेंट से नहीं आ रही है, टाइड अप ग्रांट। टाइड अप ग्रांट में क्या होता है, जितना पैसा आएगा खर्च कर दोगे उतना तो बाकी को वापस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के केस में तो डिसीजन है कि टाइड अप ग्रांट इनकम ही नहीं होती, वो तो उतना ही आया उतना खर्च कर दिया, बाकी वापस कर दिया। क्योंकि CSR का है तो मुझे जरा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइड अप ग्रांट में तो मान लिया जाता है। आपने क्या किया है, वो उसका नेचर क्या है, वो टाइड अप ग्रांट बोली गई है। क्योंकि सर CSR में जितना भी डोनेशन मिल रहा है ट्रस्ट को, वो सारा टाइड अप ग्रांट की कैटेगरी में आता है, बिकॉज कंपनी को बोलना पड़ता है कि आप इस पर्पस से खर्च करोगे, और फिर कंपनी को एक रिपोर्ट भी दी जाती है यूटिलाइजेशन की कि हमने इस पर्पस से यूज किया, और वापस भी करने का रूल है, वापस भी करने का है उसमें। तो इसमें जो इशू खड़ा हो रहा है, आपने अकाउंट्स में क्या किया था वो पैसा? हमने अकाउंट्स में तो हम लोग करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से कि जब इस तरह का डोनेशन आता है तो पहले उसे लायबिलिटी मानते हैं, जैसे जैसे यूटिलाइज होता जाता है उस तरह से इनकम में ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी कम करते हैं, और ईयर एंड पे अगर पैसा बच जाता है तो फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जजमेंट पढ़ लीजिए, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक लंबी है डेफिनेशन, बड़े 3-4 लाइनें उसके अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो आपको क्लियर कर देगा कि ये इनकम नहीं है। नहीं सर, इनका क्वेश्चन ये है कि डोनर को हम ATG की रसीद दे चुके हैं, अब वो डोनर तो ऑलरेडी उसको क्लेम कर चुका है, जो अमाउंट वापस करेंगे तो वो ATG कैसे कम क्लेम करेगा? ATG तो वो पूरा क्लेम कर लेगा, वो तो क्लेम कर चुका है। मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड मानी जाएगी। फिर आप एक ही चीज आई, जब आपने खर्च नहीं किया तो फिर तो आपको उसके ऊपर इनकम देना पड़ेगा उसको। जी नहीं, वो तो पैसा हम वापस कर रहे हैं, उसे पैसा वापस कर रहे हैं, तो फिर वो ATG कैसे ले रहा है? नहीं सर, पूरी अमाउंट नहीं, 1 लाख मिला, 90,000 खर्च हो गया, 10,000 बचा, वो वापस कर रहे हैं। तो वो क्लेम कितने पे कर रहा है ATG? रसीद तो आपने 1 लाख की दी हुई है। 1 लाख की दी, वो 90 पे क्लेम करेगा। आपके पास थोड़ी है जी ये चीज की अथॉरिटी, ये जरा प्रैक्टिकल इशू है। एप्लीकेशन मानी जाएगी 10 रुपए की, उसकी इनकम मानी जाएगी, ऐसा मेरा लगता है। 15% कर सकता था, क्योंकि सर ये CSR के फंड का प्रैक्टिकली सारे ट्रस्टों के पास जो आ रहा है उसमें कंपनी को लगाना पड़ता है, और यूटिलाइजेशन अब इंस्टीट्यूट ने भी कर दिया है। एक ऑडिट रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं कि साहब इसमें इतना पैसा मिला, 31 मार्च तक इतना पैसा खर्च हुआ है, अभी ये बचा है, इसे नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे। तो इन जनरल नेक्स्ट ईयर में यूज हो रहा है, लेकिन अगर किसी केस में ऐसी जरूरत पड़ गई, कंपनी ने कहा नहीं जी आप पैसा वापस करो, क्योंकि इसमें इन्होंने कंपनी एक्ट में निकाला है कि अगर आपने CSR का फंड इतने टाइम तक यूज नहीं किया तो वो प्राइम मिनिस्टर फंड में उनको जमा कराना है। तो ये एक मेंबर का क्वेश्चन आ रहा है बीच में कि CSR इज नॉट एलिजिबल फॉर ATG। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, किसने कह दिया नहीं एलिजिबल है ATG के लिए? क्यों नहीं एलिजिबल है? क्लैरिफिकेशन आ गई थी ना, तो डोनेशन दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को CSR देते हैं तो भी एलिजिबल है, और अगर अप्रूव्ड फंड को देते हैं तो भी ATG मिलता है। ऐसा किसने कह दिया? वो खर्चा नहीं माना जाता, डिडक्शन अलाउड है। 37(1) नहीं अलाउड है, 37(1) नहीं है, ATG अलाउड है। उस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं, एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। सर ATG अलाउड है, हम ले रहे हैं। नहीं, वो तो क्लियर है, वो तो लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में भी है, कंपनी एक्ट में भी लिखा है कि आप दे सकते हो ट्रस्ट को। चलिए वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो ATG ले रहे तो कैसे? या तो इवेंट हैपनिंग से पहले आप वापस कर रहे हैं, रिटर्न भरने से पहले तो ATG का हम क्लेम कर ले तो टू दैट एक्सटेंट मान लिया जाएगा। हाँ, ये तो प्रैक्टिकली तो हमारे केस में ये पॉसिबिलिटी है, द बोथ विल हैव, द डोनर विल क्लेम ओनली दैट मच अमाउंट व्हिच वी हैव यूटिलाइज्ड एंड नॉट द फुल अमाउंट। फिर हो जाएगा ATG उतना ही क्लेम करें वो। चलो सर करें फिर। सर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। अब मैं Q&A के वो छोड़ दूं, गुरुजी के क्वेश्चन बाकी देखूं? हाँ, गुरुजी के छोड़ दीजिए, फिर गुरुजी ने निकलना है सर। अभी मैंने आधा घंटा कहा था, 1 घंटा हो गया है। पता है सर वो। धन्यवाद। प्रणाम सर। थैंक यू। अगला सेशन आपका वो रखते हैं सर, 2 घंटे वाला सेशन ना पूरा।
थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल सॉरी सर अश्विनी बत्रा जी- जी, मैं सुनना चाहता था नहीं, नहीं, लेकिन please. पूरी है, मैं समझा दोनों का खत्म कर देंगे, वो कहते हैं नहीं पहले बत्रा जी को तभी रखेंगे। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बत्रा जी के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ले लीजिए संजय जी, क्वेश्चन आंसर बॉक्स से क्यूए से। 1 मिनट ले रहा हूँ। क्यूए में क्वेश्चन काइंडली अपने पुट कीजिए जी। जीएसटी के 1 मिनट उमेश जी का भी हो गया। 1 मिनट में जो आंसर हो गए उसको डिस्क करता रहता हूँ। AM राजीव गोयल posted on same day on account ID reply। ये अब मैं सारे आंसर एक मेरा है सर, एक संजय जी मेरा है सर बत्रा जी के लिए। हाँ जी पूछिए सर, पूछो ना सर, पूछो बत्रा जी वाले पूछो। Q&A में लिखा हुआ है सर, अशोक झा से आया होगा। एक बार आप खुद पूछ लो ना सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है। ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है बत्रा सर, ये 17-18 में जो 9 महीने का जीएसटी था उसमें एक एसएससी ने इनवॉइस रेज करी थी, उसमें जीएसटी भी लगाया था। 2 करोड़ रुपए का इनवॉइस पर मंथ से रेज था और 36 लाख रुपए जीएसटी के भी लगाए थे सर जी। तो उसने फिर पेमेंट नहीं आई सर, लेकिन उस क्लाइंट से तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जीएसटी भर पाए सर। और उसने फिर 3 साल तक इंतजार किया, काफी कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होती रही वेंडर से, क्लाइंट से, क्लाइंट ने फिर भी पैसे नहीं दिए सर। और उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने जीएसटी रिटर्न भी नहीं भरी और उसकी जीएसटी भी नहीं भरा सर। अभी 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट के अंदर 3 साल जब पूरे हो गए तो उसने इनवॉइस को अलोंग विद जीएसटी रिवर्स कर दिया सर बैलेंस शीट में, और 20-21 की बैलेंस शीट भी साइन हो गई। अब सर क्लाइंट ये जानना चाह रहा है कि ये मैं जीएसटी से बच गया या फिर भी अभी मेरे को देनी पड़ेगी? मैंने तो रिवर्स कर दिया। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल नहीं बचे हैं। जिस दिन आपने सप्लाई की आपकी टैक्स लायबिलिटी उसी दिन बन गई। पेमेंट रियलाइजेशन का जीएसटी की लायबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। आज मैं सेल करता हूँ, मेरे पैसे आए या ना आए, मुझे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइज हो गया, मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना है। तो आज भी जीएसटी वाले आपको नोटिस दे सकते हैं कि आपने ये सप्लाई की थी इस महीने में और आपने रिटर्न नहीं भरी और टैक्स नहीं जमा कराया, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्रेडिट नोटिस ओनली फॉर नेगोशिएशन फॉर डेफिशिएंसी इन सप्लाई और शॉर्ट सप्लाई एक्सेट्रा। बैड डेट उसमें कवर नहीं है। जब आप बैड डेट कवर करते हैं तो आप 2,16,000 रुपए का बिल बनाते हैं तो पूरे अमाउंट का बैड डेट ले लेते हैं। तो बैड डेट इज नॉट बीइंग कवर्ड। दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी बाय द डिपार्टमेंट। सर लेकिन वो कह रहा है कि मैं कहाँ से लोन लेके तो जीएसटी दे नहीं सकता। वो देखिए सिर्फ फाइनेंशियल सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हैज नथिंग टू डू विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। आप ये देखिए कि ये तो आज जीएसटी चलो फार्मों का इशू है। अगर आप प्री जीएसटी एरा में चले जाएं, लोग सेल करते थे, सी फॉर्म का प्रॉमिस होता था, सी फॉर्म भी नहीं मिलता था, उसके पैसे और देने पड़ते थे और अपने पैसे भी डूबते थे। तो ये तो कोई लॉ नहीं है। लॉ तो ये है कि क्वाद द लॉ सप्लायर और द सेलर हैज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। आज आप किसी से शर्ट लेके आते हैं तो उसको तो टैक्स अगले महीने जमा कराना है, आप उसकी पेमेंट करें या ना करें। शर्ट डिफेक्टिव है, शर्ट छोटी थी, ये शर्ट की क्वांटिटी कम आई है, टू दैट एक्सटेंट आप क्रेडिट नोट इशू कर दें, उसके लिए भी टाइम लिमिट है। 16(4) में आपको जो टाइम लिमिट दी गई है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दी गई है। तो जो पीरियड आप बता रहे हैं उसमें तो वो टाइम लिमिट भी निकल चुकी है, अब तो क्रेडिट नोट भी इशू नहीं है। सर एक्चुअली अमाउंट बढ़ा है और इसकी एक ही इनवाइसिंग होती थी। ईपीसी कंपनी है, वो हायरिंग पे सब स्टेशन देता था, एक ही बंदे को वो देता था, पैसे भी नहीं आए, उसके पास पैसे खुद के नहीं है सर। अशोक जी जब बिजनेस में लॉस हुआ तो टैक्स का भी लॉस हुआ। गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है टू द एक्सटेंट देयर इज नो रिकवरी। बट अगर आपका लॉस हुआ है 100 रुपए का, 100 का नहीं हुआ, आपका 118 का लॉस हुआ, सरकार को 18 रुपए देने आप। अच्छा, चाहे वो लोन लेके दे चाहे कहीं से भी दे, वो बच नहीं पाएगा, चाहे रिवर्सल भी हो गई बैलेंस शीट में। हाँ जी, कोई तरीका नहीं। ठीक है, सप्लाई हुई है ना सर। सप्लाई अगर नहीं होती, या तो आप ये कहोगे मैंने माल ही नहीं दिया या सर्विस ही नहीं दी। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने माल दिया, मैंने बिल बनाया, जीएसटी 1 दिया, उस आदमी को वो क्रेडिट के लिए अवेलेबल था, एंड देन बैड डेट इज नॉट बीइंग कवर्ड। हाँ, एक तरह से बैड डेट हो गया सर, वो इंसॉल्वेंसी में चली गई कंपनी, फिर पैसे नहीं दिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। कुणाल कपूर सर पूछ रहे हैं। कुणाल जी अपने आप को अनम्यूट करो, नहीं तो मैं रीड करूं क्वेश्चन आपका। ओके, बायर कुणाल जी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता सर। बायर हैज बॉट
goods and claimed ITC fulfilling all condition. Now seller do not have item in his purchases. Seller has paid GST on outward supply, OW supply. Any problem to ITC claimed by buyer? Any favorable case law in favor of buyer? Arise India Limited, Delhi High Court, duly confirmed by the Supreme Court under Section 92G of Delhi Sales Tax Act. The law is parameteria. वहाँ भी यही था कि अगर सेलर ने पेमेंट, बायर ने अगर हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, अगर सेलर ने पेमेंट नहीं जमा कराया, बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। तो उस जजमेंट में, उसके बाद एक दो जजमेंट और भी आ गई हैं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। वन, देयर इज अ जेन्युइन बायर एंड सप्लायर and he has made the payment, then credit cannot be denied unless otherwise the department proves that both have collided themselves to defraud the revenue. अगर वो नहीं किया गया है तो आपको क्रेडिट नहीं रुक सकता, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। अराइज इंडिया इज द लीडिंग केस, और उसके साथ ये रेफर करके सब्सिक्वेंट जजमेंट भी आई है एक दो हाई कोर्ट की, वो भी आपको मिल जाएंगे। मेरे पास अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बत्रा जी से रिलेटेड इधर है। कोई चैट बॉक्स में अगर एक जितने लोग हो सबको पैनलिस्ट जहां भी बनाए हुए, अगर कोई और अपना क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग अनम्यूट कर लें। संजय जी मैं पूछ सकता हूं? एक मिनट अनु जी, ये आवाज पहले जिनकी आई है ये जरा पूछ लीजिए, बताइए सर। हाँ बत्रा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के अंदर अगर कोई किसी से रेंट लेता है और उसने बिल रेज किया रेंट का, जीएसटी लगाया और डिपॉजिट करा दिया, लेकिन जो टेनेंट है उसने रेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया कि साहब पहले आप 1 लाख रुपए महीने लेते थे, अब आपने 1,50,000 का किया है, मैं रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, और मैटर कोर्ट में जाता है। जब तक जो लैंडलॉर्ड है वो पूरे अमाउंट पे जीएसटी डिपॉजिट कराता रहता है, और कोर्ट में जाके जो फैसला होता है कि नहीं साहब रेंट बढ़ के नहीं मिलेगा, पुराने रेंट पर ही रहना है, तो जो जीएसटी इंक्रीज अमाउंट पे डिपॉजिट कराया बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन नॉट एक्सेप्टेड बाय द टेनेंट लेटर ऑन, क्या वो वापस क्लेम कर सकता है जीएसटी अमाउंट को? जी, यू कैन फाइल ए रिफंड, पर रिफंड में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रेलेवेंट डेट के अंदर 2 साल में आपको रिफंड फाइल करना पड़ता है, और अगर ये पेमेंट जो 2 साल के अंदर की पेमेंट है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा टाइम निकल गया तो फिर कोई हाई कोर्ट वगैरह का रूट लेना पड़ेगा? फिर हाई कोर्ट का रूट लेना पड़ेगा। रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये टाइम लिमिट नहीं अप्लाई होती, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन में बहुत सारी जजमेंट हैं जहां उन्होंने ये कहा कि जो अमाउंट पेएबल ही नहीं था सरकार को, वो टैक्स नहीं है, दैट इज एन अमाउंट, और अमाउंट के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। ये 35F सेक्शन था सेंट्रल एक्साइज का, उससे रेलेवेंस में मिल जाएगी कि हमारे सर्विस टैक्स में भी इस तरह के बहुत सारे केस लॉ आपको मिल जाएंगे। उमेश भाई, सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। सर हमारे साथ पढ़ते थे उमेश भाई, ये इतने पुराने दोस्त हैं अपने। अनु पांडे जी, आप क्वेश्चन पूछिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो हम जैसे ऑडिट्स वगैरह के लिए जाते हैं, उसमें लॉजिंग बोर्डिंग जो क्लेम करते हैं एक्चुअल बेसिस पे, उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जैसे हमने कहीं पे रहना किया तो वहाँ पे बिल्स हैं, बिल्स हमने प्रोवाइड किए उसके बेसिस पे, लेकिन जब हमने बिल रेज किया तो हमने जीएसटी उसमें ऐड कर दिया, तो वो ठीक है क्या? जबकि जब हमें रीइंबर्समेंट मिली उन्होंने जीएसटी हमें पे नहीं किया। वो तो देना तो पड़ेगा ही सर। देखिए, अभी परसों एक जजमेंट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, जहां एक गुजरात हाई कोर्ट की, जहां एक एनजीओ ने दवाइयां बेचते थे लोअर द प्राइस ऑफ एट द प्राइस एट विच दे वर बाइंग, दे वर सेलिंग एट अ लोअर प्राइस। तो उनका कहना था कि हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं होते। तो हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, ये सप्लाई है, आप थोड़े पैसे लें, आधे लें, ज्यादा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज ए कंसिडरेशन। तो यहाँ भी वही इशू है कि आपने सर्विस प्रोवाइड की 100 रुपए और 10 रुपए आपने टीएडीए से क्लेम किए हैं, और 110 रुपए का बिल रेज किया है, तो 110 पे ही जीएसटी लगना चाहिए, अनलेस अदरवाइज यू कैन प्रूव कि दिस अमाउंट व्हिच यू आर क्लेमिंग इज अ रीइंबर्सेबल एक्सपेंडिचर एज अ प्योर एजेंट। वो प्योर एजेंट होता नहीं है, बिल आपके नाम पे बनते हैं, खर्चा आप क्लेम करते हैं, तो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर, जीएसटी तो हमने पूरे पे ही रेस किया है, 110 पे ही रेस किया और हमने पे भी कर दिया, बट हमें जो वो बंदा जो है जिसका काम किया वो यदि नहीं दे रहा तो क्या हम उसे क्रेडिट नोट दें? क्रेडिट नोट तो आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी जीएसटी की तो कम नहीं होगी, अल्टीमेटली अकाउंट्स में तो आपने पैसे को खत्म करना है ना। 110 का बिल था, 19 रुपए 80 पैसे आपने जीएसटी लगाया, 129.80, अब 125 रुपए आ रहे हैं, तो 4 रुपए 80 पैसे का तो क्रेडिट नोट दोगे ही ना, बट दैट विल बी अ कमर्शियल क्रेडिट नोट
उससे आपकी जीएसटी की लायबिलिटी कम नहीं होगी। उसका रीजन ये भी है कि आपने 1880 का जो जीएसटी लगाया उसने 1880 का क्रेडिट भी ले लिया, और सेकेंडली इसमें टाइम लिमिट भी है। अगर 34 में हम क्रेडिट नोट देते हैं, वो क्रेडिट नोट का हमें हमारी जीएसटी लायबिलिटी तभी कम होती है जब वो अपना आईटीसी रिवर्स करता है। Either if the time limit permit, तो आप उसको क्रेडिट नोट दे सकते हैं, अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही आल्सो रिवर्स द आईटीसी व्हिच ही हैज क्लेम। वो 18.80 नहीं उसको क्रेडिट मिलेगा, वो उसका जो खर्चे के ऊपर बनता है 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए 80 पैसे, वो आईटीसी को रिवर्स करे और आप अपने आईटीसी की लायबिलिटी कम कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। कुणाल जी आपका क्वेश्चन है, पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कुणाल जी आप अनम्यूट हैं। हाँ जी सर, बत्रा सर मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। सर जो लिफ्ट हम परचेज करते हैं, कमर्शियल लिफ्ट हमने लगाई वर्कशॉप में अपनी फैक्ट्री में, उसको हमने लिफ्ट को एज ए मशीनरी परचेज किया और इंस्टॉल किया उसमें, तो सिविल वर्क नहीं करवाया हमने, लिफ्ट बाजार से खरीदी। आपका कट गया कुणाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हैंड रेज है विनोद शर्मा जी का। विनोद शर्मा जी आप पूछ लीजिए। सर मैं कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर हूँ, कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर, एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेज ऑन लाइक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. So Unacademy is like registered in Bangalore and I'm providing service from Delhi. So can I be under composition scheme? कंपोजिशन स्कीम में पैन बेसिस पे अगर आपकी लिमिट सेटिस्फाई होती है तो यू कैन आउट फॉर कंपोजिशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड द एग्रीगेट टर्नओवर फॉल्स विद इन द लिमिट फॉर व्हिच यू आर एलिजिबल। That is there. So only question is like if no problem. Online classes like a non-academy. So my place of supply nothing, not interstate supply. You may be interstate supply के लिए भी सर्विसेज में तो कंसेशन है ना, गुड्स में नहीं है। सर्विसेज में you can still opt for composition even if you are making interstate supply. तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि whether you are liable to be registered in that state, वो आप देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन आपकी वहां बनती है नहीं बनती। वो तो है सर, मतलब मेरी 40 लाख की टर्नओवर हो रही है, उसमें 5 लाख मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से कर रहा हूँ। तो कंपोजिशन मुझे एलिजिबिलिटी कंडीशन अभी याद नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ये कोई बार नहीं है कि आप 2 स्टेट में से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ कंडीशन, दैट इज 100% कंफर्म। ओके, थैंक यू। ललित जी आपको भी अनम्यूट किया है, आपका हैंड रेज है ललित अरोड़ा जी। ललित अरोड़ा जी, देवेंद्र शर्मा जी, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। और उसके बाद शिवारी गर्ग जी और नरेंद्र गोयल जी, आप भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। शोभती बांसल जी आप पूछ लीजिए जी, आपका हैंड रेज है। सर एक प्रैक्टिकल इशू है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी शोभित सर जी एक बोलिए। हाँ सर, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि सप्लायर ने जो माल सप्लाई करना था, हमने माल मंगाना था, तो सप्लायर ने उसने जेन्युइन इनवॉइस नहीं दिया, किसी और सप्लायर का इनवॉइस साथ में दे दिया। नाउ द जो इनवॉइस है वो फ्रॉड है, डिपार्टमेंट ने उसको जो है ट्रेस कर लिया है, तो एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, तो उस केस में कुछ बेनिफिट मिल सकता है आईटीसी के रिगार्डिंग? देखिए, आईटीसी की 16 सेक्शन डील करता है, 5 ही कंडीशन है। You should have a duty paying document. You must have received the goods which you are saying you have received it. Supplier must have paid the tax. अगर वो बोगस है, उसने टैक्स नहीं दिया होगा, इस ग्राउंड पे डिपार्टमेंट आपका आईटीसी रोक सकता है, आपको लड़ना है। You must have filed your return और पेमेंट उसकी 180 डेज में हो गई है। अगर आपने पेमेंट उसकी की है तो बोगस कैसे हुआ? देखिए, आप मुझे ऑर्डर देते हैं, मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं कहता हूँ संजय जी से आपको मैं माल कह देता हूँ, तो संजय जी को मैंने रिक्वेस्ट कर दी, संजय जी ने आपको माल भेज दिया और संजय जी का बिल आ गया। सो इट इज नॉट अ बोगस ट्रांजैक्शन। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी 271 AD का भी क्वेश्चन आया था। वंस यू एडमिट इट इज नॉट अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, then equivalent amount of transaction will be levied as a penalty. Expense will also be allowed. It will 142% expenditure disallowed. तो आपका ये चॉइस ही नहीं है, आप तो ये स्टैंड लें भाई ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन। मैंने बत्रा जी को कहा था, बत्रा जी ने संजय जी को कह दिया, उन्होंने मेरे को माल भेज दिया, मेरा माल आया है। हाँ, ये मैं मानता हूँ संजय जी ने पेमेंट नहीं की, मुझे टैक्स रिवर्स करना, तो आप रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ट्रांजैक्शन बोगस है,
तो फिर आप इनकम टैक्स में प्रॉब्लम में आएंगे। बट अगर यहाँ आप ITC रिवर्स कर देते हैं एंड GST डिपार्टमेंट इज हैप्पी और आप एडमिट भी नहीं करते हैं कि ट्रांजैक्शन बोगस है, तो आपने दोनों तरफ से बचा लिया अपने आप को एंड अल्टीमेटली आपकी असेसमेंट या इनकम टैक्स फाइनलाइज हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट या लिटिगेशन भी करता है तो ये लिटिगेशन चलेगी 10 साल, तब तक इनकम टैक्स केस में टाइम बाढ़ हो जाएगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस। हाँ जी अश्विनी जी, और कोई है? तो बस एक सर, एक छोटा सा कोई सर, इन कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर क्वेश्चन सर, छोटा सा सर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए जी। सर आलोक जी आप म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ सर, हाँ सर बत्रा सर, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था इन कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर क्वेरी कि हमारा जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है उसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो उन्होंने बताई है आर्बिट्रेटर ने, तो क्या हम उसमें अभी उसका क्रेडिट नोट इशू करके क्लेम कर सकते हैं सर्विस टैक्स? आपने ये कहा था मुझे कि मैंने 100 रुपए की सर्विस दी और 18 रुपए GST लिया, मेरा पूरा क्लेम ही आर्बिट्रेशन ने डिसमिस कर दिया। अगर हाँ जी, पूरा कर दिया फिर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहाँ हुई सर? फिर तो आपने सर्विस प्रोवाइड की थी, बैड डेट हुआ। अगर डेफिशिएंसी है तो अवार्ड कुछ तो आपके फेवर में आना चाहिए था। वो ये तो कहता कि आपको 30 रुपए एंटाइटलमेंट है, आप 30 रुपए ले लो और 70 में डूब जाएंगे, बट उसने ऐसा तो नहीं कहा ना। ना उसने तो फुल्ली सारा एक वो कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों किया? अगर आर्बिट्रेटर ये मान रहा है कि आपने सप्लाई की है सर्विस और उसमें डेफिशिएंसी थी, तो सारा अवार्ड तो आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता ना, कुछ अमाउंट तो आपको मिलेगा ना। नहीं, बट उसने नहीं वाइडली साइटिंग की डेफिशिएंसी सर्विस है, बट स्टिल उसने कहा दिया कि नो नथिंग इज पेबल टू डिम्स। ये आलोक जी आपका बहुत ही स्पेसिफाइड क्वेश्चन है। आई थिंक बगैर डॉक्यूमेंट देके उस तरीके से आपको नहीं दे पाएगी। I'll talk one-to-one with sir. या यू टॉक टू बत्रा सर। प्रदीप जैन साहब ने भी रेज कर रखा है हैंड। प्रदीप जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने हरियाणा से एक जापान के लिए सर्विस का बिजनेस किया फॉरेन करेंसी में, मनी भी मुझे रिसीव हो गई और मैंने सर्विस दी यूपी स्टेट में, तो क्या ये वो एक्सपोर्ट होगा? अगर एक्सपोर्ट नहीं मानते तो क्या मैं इस पे IGST लगाऊं किसी स्टेट का? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आप देखें तो 5 कंडीशन है। सप्लायर शुड बी इन इंडिया, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, बोथ शुड नॉट बी द डिस्टिंक्ट पर्संस, एंड फाइनली प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंडिया में भी हो तब भी उनका प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर माना जाता है, तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनका प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर भी हो तो भी उनका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाता है। अब आपने मुझे नेचर ऑफ सर्विस नहीं बताई, अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता सर एक्सपोर्ट। कमिश्निंग का तो रूल बड़ा क्लियर है, इट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, इट डजंट क्वालिफाई टू बी एक्सपोर्ट। कमिश्निंग का 101% एक्सपोर्ट नहीं है सर। तो सर इसका फिर मैं इसको B2C करके दिखाऊंगा और IGST यूपी की लगाऊंगा? नहीं सर, एक्सपोर्ट नहीं है। अब ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं होता, तो आपने ट्रांजैक्शन की है, दिल्ली से बिल किया है यूपी को जी, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये इंटरस्टेट हो गई ना सर। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज सर मेरी एक बात सुनिए, बिल क्या तो फॉरेन कंपनी को किया ना, बत्रा जी को आपने बिल तो फॉरेन कंपनी को किया है, लेकिन जब इंटरस्टेट या इंटरस्टेट के लिए 2 चीजें देखनी होती है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, आप कहाँ पे हैं? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ कमिश्निंग व्हिच इज इन यूपी, सो IGST विल बी लेविएबल विदाउट एनी फेल। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ कहीं भी 2 व्यू हो सकते हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ये एक्सपोर्ट है और IGST लगेगा 100%। तो B2C में जाएगा। ठीक है, B2C या B2B का कोई इशू ही नहीं है आज की डेट में, दोनों में टैक्स इनवॉइस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B2B B2C? B2B और B2C कमर्शियल क्वांटिटीज में हो सकता है, बट सम टाइम B2C का क्या मतलब, जिसने GST नंबर दे दिया हो B2B है, जिसने नहीं दिया हो B2C है, दोनों में टैक्स इनवॉइस जाना है। जितेंद्र कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जितेंद्र कुमार जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है। नमस्कार बत्रा साहब। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कार परचेज पे हमने GST, CGST और SGST रॉन्गली क्लेम कर लिया। जब बैलेंस शीट फाइनल हुई तो ऑडिटर्स ने कहा कि ये आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस पीरियड में हमने ये क्लेम किया था उस पीरियड में IGST की डिमांड थी, पेबल निकलता था वो क्लेम करना।
अब जो जब बैलेंस शीट क्लोज हुई तो ये कौन सा टैक्स पेबल होगा उसको रिवर्स करने के बाद? सर आपको आईटीसी रिवर्स करना है, आपको सरकार को पेमेंट करनी है जो रियल ट्रांजैक्शन बनती है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। अगर ये क्रेडिट जितना अमाउंट आपने क्लेम किया उतना क्रेडिट लेजर में हमेशा पैसा पड़ा रहा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। whenever there is a nil balance in credit ledger, आपको उसका इंटरेस्ट भी डिस्चार्ज करना है। so you have to pay the tax and discharge. So obviously you might have claimed IGST, but if the transaction is CGST SGST तो आपको वही टैक्स जमा कराना चाहिए जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनता है। राइट सर, ठीक है, थैंक यू। ब्रजेश त्रिपाठी जी आपका क्वेश्चन है जी, पूछिए, आप अनम्यूट हैं ब्रजेश जी। हाँ जी, गुड इवनिंग बत्रा सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में आईटीसी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मुझे पुरानी बिल्डिंग गिरा के नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वैसा नहीं। चलिए आपने क्वेरी पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में आईटीसी अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे पुरानी बिल्डिंग गिरा के नहीं बनानी है, तो पुरानी बिल्डिंग जो गिराएंगे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं? नहीं सर, दोनों चीजें गिरा के बनाएंगे तो अगर आप देखेंगे ना ओरिजिनल वर्क की डेफिनेशन सर्विस टैक्स में थी, वो भी था अबंडन्ड और डैमेज बिल्डिंग विच आर नॉट वर्केबल, इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट दैट इज आल्सो एज गुड एज न्यू कंस्ट्रक्शन, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसको रिपेयर है और इस रिपेयर को आप कैपिटलाइज नहीं करते हैं, रेवेन्यू में डालते हैं, तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। 17(5) CD वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर द अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड। ओके, थैंक यू। अजय गुप्ता जी आप पूछिए क्वेश्चन जी। सर इसमें एक मिनट ब्रजेश जी, क्या आप ये पूछ रहे हैं जैसे सपोज आपने उसको डिमोलिश करने के लिए किसी आदमी को पैसे दिए और उस पे उसने जीएसटी चार्ज किया, उसका क्रेडिट की बात कर रहे हैं या आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं? डिमोलिश की बात कर रहा हूँ मैं। डिमोलिश कराया, उसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया और डिमोलिश करा दिया, उसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं? उसके बाद आपने नई बिल्डिंग बनाई ना, आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किस बात की है? सर हमारी फैक्ट्री है, अभी डिमोलिश कर दिया, 2-3 महीने बाद बनाएंगे नई बिल्डिंग, तो डिमोलिशन पे जीएसटी जो लगा उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं? नहीं मिलेगा सर, because the simple reason any activity which is not in relation to your output supply you are not entitled for the credit, only it is in the course of furtherance of business। अब उन्होंने taxable supply को छोड़कर बिजनेस में कर दिया है और अल्टीमेटली इट इज डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग बननी है, हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसोलिडेटेड हो कॉन्ट्रैक्टर के साथ, या सिर्फ डेमोलिशन सर्विसेज है? नहीं, सिर्फ डेमोलिशन करेंगे, 2 महीने बाद फिर बनाएंगे फैक्ट्री। नहीं, अभी भी फैक्ट्री है, वही कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा ना? नहीं सर, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होंगे। देखिए फिर तो आपको मिल सकता है, क्योंकि वहां तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रोहिबिशन है 17(5) में, डेमोलिशन पे नहीं है। इफ वी कैन प्रूव इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सो वी कैन गेट क्रेडिट फॉर दिस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 17(5) कंस्ट्रक्शन की बात करता है, डेमोलिशन का वो नहीं कहता, वो तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज अ प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया 2119 में, वहां तो बड़ा क्लियरली लिखा है कि बोथ द थिंग्स शुड बी देयर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड मटेरियल, वो है नहीं। तो मेरे हिसाब से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अजय गुप्ता जी आप पूछिए क्वेश्चन। सर मैं एक कलोनाइजर हूँ, तो आई परचेज लैंड एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड आफ्टर दैट आई एम सेलिंग द प्लॉट्स ओनली, वेदर दिस इज कवर्ड इन विद इन शेड्यूल 3? देखिए ये एक डिस्प्यूटिंग इशू है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपके अगेंस्ट आई है और 2 व्यूज हैं प्रोफेशनली। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछते हैं तो मेरे हिसाब से इट इज सेल ऑफ लैंड नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। नॉट सब्जेक्ट। सो सेकंड क्वेश्चन इज माय, मेरी कंपनी है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो आई एम सेलिंग सॉफ्टवेयर इन द यूएसए ओनली, सारी एक्सपोर्ट सर्विसेज है, डोमेस्टिक कुछ नहीं है, तो वेदर आई नीड टू रजिस्टर? यस, इंटरस्टेट सप्लाई है आपकी और आपका क्वांटम एक्सीड कर रहा है, सारी एक्सपोर्ट सप्लाई इंटरस्टेट होते हैं। हाँ, तो 24 में you are liable to be registered. So there was an FNQ issue by the government which says कि you need not to register. सर उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर आपका टर्नओवर बिलो टैक्सेबल लिमिट है और आप रिफंड नहीं क्लेम करना चाहते, then you need not get yourself registered because there is no liability. But once you are saying कि your turnover is very huge, then you are liable to be registered. Okay, thank you sir. सर कोई और नेक्स्ट 3 हैंड रेज हैं। शिवांगी गर्ग जी आप म्यूट। बोलना नहीं। शिवांगी गर्ग, शिवारी। हाँ जी शिवारी गर्ग बोल रहा हूँ। शिवारी जी, हाँ जी।
पूछिए शिवारी जी। हाँ जी सर, एक मेरा क्लाइंट है सर, वो एक्सपोर्ट सर्विस करता है नीदरलैंड को, ठीक है जी। जी जी और जी। नीदरलैंड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है दुबई के अंदर। मेरे क्लाइंट ने दुबई में एक वहां पर कोई लोकल कंसल्टेंट रखा जो उस प्रोजेक्ट को सर्विस कर रहा है। वहां प्रोजेक्ट में वो सर्विस उसकी उसी प्रोजेक्ट में कंज्यूम हो जाती है जी। और मेरा क्लाइंट यहाँ से उसको हर महीने $10,000 भेजता है उस कंसल्टेंट को, राइट। और रिवर्स मेरी चार्ज में एक्सपोर्ट ऑफ लायबिलिटी सर्विस है है या नहीं? हाँ जी, आरसीएम इसमें, हाँ रिवर्स चार्ज में आएगा नहीं आएगा। मैं समझ गया था आपकी प्रॉब्लम। देखिए, रिवर्स चार्ज में ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्विस, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो सप्लायर शुड बी आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट शुड बी इंडिया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन है प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन इंडिया। अगर ये कमीशनिंग की है या रियल एस्टेट से रिलेटेड है या इमोल प्रॉपर्टी है तो फिर तो आपको रिवर्स चार्ज नहीं, वो अगर ऑयल से रिलेटेड एडवाइजरी है या एग्जीक्यूशन है? एग्जीक्यूशन है जी। एग्जीक्यूशन है तो फिर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर होगा, फिर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट आई एम कॉशनिंग यू, इफ इट इज एडवाइजरी सर्विसेज, नहीं एडवाइजरी नहीं है, 100% उसकी है जी। अगर एग्जीक्यूशन की है, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है, आई कैन अश्योर यू। बट एट द सेम टाइम आई एम कॉशनिंग यू। इसमें सर क्या है, जो दुबई में वो तेल वगैरह निकालते हैं वहां पर वो कंसल्टिंग देता है। आगे ना बात कंसल्टिंग देता, सर कंसल्टिंग सर्विस कहाँ से हुई सर? कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में आगे सर फिर कंसल्ट, मैंने पहले बार बार यही कहा आपसे, आपके कहने के बावजूद मैंने रिपीट किया है कि अगर ये कंसल्टिंग है या एडवाइजरी सर्विस है फिर आपका आरसीएम बन जाएगा, क्योंकि एडवाइजरी सर्विस में इट इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, आप इंडिया में, बट इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन इट इज द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन है तो ये बाहर हो जाएगा, फिर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने 3 बार बोला आपको, अभी दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। फाइनली काइंडली डोंट टेक इट, लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर फैक्ट्स प्रॉपर नहीं एक्सप्लेन होंगे तो ओपिनियन ठीक नहीं हो सकती है, आप ये मान के चलिए। हमारी ओपिनियन का बेस आपके फैक्ट्स हैं। If it is advisory services, RCM liability is applicable. This is absolutely clear and legal, no doubt. If it is in relation to execution, then place of supply outside, no tax. अश्विनी जी कंक्लूड करो अब। हाँ जी, चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा अच्छा सेशन रहा। हालांकि सुबह ही हमने प्लान किया और ड्यू टू कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो दोनों हमारे जो टैक्स गुरुज हैं और जो हमारे जीएसटी गुरु हैं बत्रा जी और गिरीश ओझा जी, उनके साथ एक इंटरेक्शन किया जाए और क्वेश्चन आंसर मेंबरों के डायरेक्ट किए जाएं। हालांकि हमने इनिशिएटिव तो लिया लेकिन टाइम बड़ा कम था, 1 घंटे का, जिसमें हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो भाई अनम्यूटिंग हो और क्वेश्चन क्यूए वाले क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट टाइम जे हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वी विल ट्राई, इसका भी हम मॉडलिटीज बनाते हैं कैसे करना है। वैसे जो मोटा मोटा सोच रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि महीने में 1 दिन बत्रा जी का और 1 दिन गुरु जी का रखें, गिरीश जी का, लेकिन गुरु जी ने जैसे कहा है कि आप इकट्ठा रखो, तो वो हम मंथली और बाय मंथली अकॉर्डिंगली क्यूए सेशन रखेंगे सेपरेटली फॉर 2 आवर्स, जिसमें 2 घंटे में हम क्वेश्चन बाय वे ऑफ क्वेश्चन आंसर बॉक्स में जो आएंगे और अनम्यूट करके भी हम क्वेश्चन पूछा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन पहले हमें इन एडवांस आएंगे उनको पहले पूछा करेंगे हम अपने लेवल पे, ताकि वो पहले डेलिब्रेट हो सके। तो विद दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू अवर थैंकफुल एंड आज मैं नमन करता हूं हमारे गुरुओं को, जो हमारे टैक्स गुरु और जीएसटी गुरु बोथ अशोक बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी अभी चले गए हैं क्योंकि उन्होंने तो 20 मिनट का टाइम दिया था, फिर भी हमने उनसे 1 घंटा 10 मिनट लगवा लिए, आज वो बिजी थे, तो उनको भी शत शत प्रणाम कि उन्होंने टाइम निकाला। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, ब्रांचेस के चेयरमैन हैं, स्पेशली जितेंद्र जी जो अभी तक बने हुए हैं, जितेंद्र चावला जी, देन उपकार सिंह जी जो चंडीगढ़ से भी ज्वाइन हुए, प्रदीप जी जो संगरूर से ज्वाइन हुए हमारे साथ, जमुनानगर से अमित जी ज्वाइन हुए, और एक ब्रांच से जितेंद्र वांसल जी अमृतसर से आए। ये मैंने देखे हैं, हो सकता है और भी आए हों, सबका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमारे इनिशिएटिव में ज्वाइन किया। अभी पीयूष बंसल जी हमारे पास चेयरमैन भी ज्वाइन कर गए हैं, और जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी 2 शब्द कहना चाहेंगे सर आप? जितेंद्र जी। जी सर, बहुत बहुत सर इस प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो क्या कहते हैं आज प्लान किया, और ऐसा मौका
कभी लाइफ में मिला नहीं है कि गुरुओं के साथ अपना क्या कहते हैं इंटरेक्शन डायरेक्टली की जाए और इस अच्छे दिन। तो मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, बस मैं ब्लेसिंग चाहता हूँ अशोक बत्रा जी से, संजय सर से और गिरीश सर से कि वे ये हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें, बस इतना ही काफी है और बाकी तो ब्लेसिंग से हमारा काम हो ही जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र भाई। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट आज, हालांकि जितेंद्र बांसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो मेरे को आज 4 बजे से ही मिले हुए हैं। पहले संजय कपूर जी के वहां पे मिले और उनका बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछे, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने हमारे इस इनिशिएटिव में। एक्चुअली जितेंद्र जी से मैं कहूंगा, रिलायंस वाले इशू पे मेरे पास एक प्रैक्टिकल सजेशन है, ये मेरे से बात कर ले, मैं उनको प्रैक्टिकल सजेशन दे दूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और जितने भी हमारे, मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, आप आगे से ना जैसे इनकम टैक्स का और जीएसटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर भी ना क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया फुट रहेगा मेंबर्स के लिए, क्योंकि कई ऐसे हैं स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपना ये आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर है, उनके और ये इनकम टैक्स का और उनका जीएसटी का, क्योंकि वहां पे 40 लाख की जो लिमिट है वहां पे बहुत ज्यादा अभी तक कंफ्यूजन है। कर देंगे सर उसका भी सेशन, पर ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, इसमें हमने कोई टॉपिक नहीं रखना, मेंबरों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, उसके लिए अलग कर देंगे। ये सिर्फ डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो भी क्वेश्चन है आप आइए, अपना समाधान पाइए। हाँ, हालांकि हो सकता है कि आज हमारे 176 और 177 पार्टिसिपेंट तो मैंने देखे हैं, मतलब 177 पार्टिसिपेंट थे, सारे क्वेश्चन हम नहीं रिजोल्व कर सकते, लेकिन हमारी एक ट्राई है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सके। और हो सकता है कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर हमने डिलीवर किया तो उसमें 8-10 बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी हो, जो जिनका लाइन अप क्वेश्चन हो, ये भी एक इनिशिएटिव रहेगा। हाँ, तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने भी अटेंडीज हैं, हालांकि आज हम सबको अटेंडीज को पैनलिस्ट बना रहे थे, लेकिन उन्होंने हो सकता है हमारी वो जो रिक्वेस्ट है वो उसको एक्सेप्ट ना किया हो पैनलिस्ट में आने के लिए, वो सिर्फ सुनना चाहते हो। मैं सभी अटेंडीज का, पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवादी हूं कि हमारे शॉर्टर नोटिस में, इससे ज्यादा शॉर्टर नोटिस कुछ नहीं हो सकता कि हमने सुबह 11 बजे तो पोस्ट किया है और फिर भी और 3 बजे संजय जी ने मेल तो 3 बजे निकाली है, मैंने तो 11-12 बजे तो सिंपल मैसेज निकाला था कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इवन दो हमारे 175 से ऊपर 177 का तो मैंने मैसेज डाला है, इवन दो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, एंड दैट्स टू विदाउट एनी सीपीआर। कोई सीपीआर नहीं हम देने वाले इसके, क्योंकि हम दे नहीं सकते। इसके अलावा सिर्फ लर्निंग के लिए हमारे पास इतने पार्टिसिपेंट जुड़े, मैं सबका तहे दिल से धन्यवादी हूं। विद दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू वोका कि उन्होंने इमीडिएटली मेरी रिक्वेस्ट को माना। संजय भाई ने, अभी तो यही रिक्वेस्ट है कि संजय भाई को भी हमने ऐसे ही जिताना है, और शॉर्टर नोटिस, जैसे ही ये शॉर्टर नोटिस पे अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे ना जोर लगा के, तो ऐसे ही हमने इनको जिता देना है फटाफट, जैसे प्रोग्राम में बंदे आए हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि वो काइंडली क्लोज द प्रोसीडिंग्स। Thank you to all. Stay safe, stay healthy.